हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडपॉल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 2 का टॉपिक है द पॉलिसी साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। पब्लिक पॉलिसी का एक चैप्टर है पॉलिसी साइकिल अप्रोच जिसे कहते हैं, उसको समझेंगे। ये उसके सब टॉपिक्स हैं, सबको डिटेल लाइन बाय लाइन हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट यूनिट के अंदर इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है पॉलिसी का। तो पॉलिसी क्या है? एक प्राइमरी एक ऐसा पर्पस होता है। पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक पर्पसफुल यानी सोच समझकर बनाया गया एक्शन। लेकिन सिर्फ प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं होता जब तक उस प्लान पर काम नहीं होता। ये हमने देखा था। उसको एक्शन में अगर नहीं बदला जाता है, सिर्फ पन्नों में रह जाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो उसको एक्शन में नहीं बदला जाता तब तक वो सिर्फ एक विश यानी कि एक इच्छा होती है। सिर्फ क्या होती है? एक विश होती है, एक इच्छा होती है बस, जब तक उसको रियल में बदला नहीं जाता। एग्जाम्पल अगर समझें तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सबको शिक्षा या एजुकेशन फॉर ऑल पॉलिसी बनाएगी। अगर सिर्फ ये लिख दिया कि सबको एजुकेशन मिलेगा पर स्कूल्स ही नहीं बनाए, टीचर्स ही नहीं अपॉइंट किए, तो क्या स्कूल के फैसिलिटीज़ दी? कुछ नहीं। वो पॉलिसी नहीं, सिर्फ एक कहते ना आशा, अधूरी आशा बनकर रह गई। पॉलिसी तभी काम करती है जब उस पर एक्चुअल एक्शन होता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि पॉलिसी मेकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार पॉलिसी बन गई तो काम जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। पॉलिसी बनाने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना, ये प्रोसेस चलता रहता है। और अगर ज़रूरत हो तो उसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो ये एक साइक्लिक और वी कैन से दैट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। जब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया पॉलिसी लेकर आई तो शुरुआत में कुछ पॉइंट्स थे, पर बाद में उसके अंदर क्या हुआ था? रिफॉर्म्स आए, सुधार किए, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट स्कीम्स, साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स उसमें किए। तो ये सब पॉलिसी का ही पार्ट है, मतलब वो लगातार इवॉल्व होती रहती है। ये एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। ओके, फिर हम बात करते हैं जो एंडरसन का कहना है कि पॉलिसी बनाना, जो एंडरसन है उनका क्या कहना है कि पॉलिसी बनाना और पॉलिसी चलाना, एडमिनिस्ट्रेशन करना पॉलिसी का, दोनों एक साथ चलते हैं। दोनों एक ही उसमें नाव पर सवार रहते हैं। पॉलिसी बनाना और पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन करना या फिर उसको क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, चलाना, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जब गवर्नमेंट एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो उसी प्रोसेस में वो नए एक्सपीरियंसेस, फीडबैक और ग्राउंड रियलिटी भी सीखती है ना। और उसको पता चलता है फीडबैक आने पे मुझे अगर कुछ चेंज करना है तो वी कैन। तो अगर उसके बेसिस पर पॉलिसी में बदलाव भी करती रहती है, नहीं होगा तो फिर वो पॉलिसी क्या रहेगी? पुराने अप्रोच के साथ रहेगी। इसीलिए पॉलिसी हमेशा अपने आप में रिफॉर्म, सुधार लेकर आती रहती है। स्वच्छ भारत अभियान जब स्टार्ट हुआ था, हमें पता है कब हुआ था? 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान जब स्टार्ट हुआ तो पहले फोकस किस पर था कि भाई टॉयलेट्स बनाने पर था। बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि लोग उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर क्या चलाया था? अवेयर किया लोगों को, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए, कैंपेन चलाए गए। तो इससे क्या हुआ? उनके मानसिकता में, उनके बिहेवियर में चेंज आया। तो बिहेवियरल चेंज पर भी पॉलिसी ने फोकस किया, क्योंकि अवेयरनेस फैलाकर। तो यानी पॉलिसी चलते चलते वो मॉडिफाई होती गई, चलती गई, मॉडिफाई होती गई। तो दैट्स व्हाट एंडरसन मीन। एंडरसन का मतलब भी यही है। Thus the policy cycle और statist approach continues to be the basis for the। देखिए, इसका मतलब ये है कि पॉलिसी एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। एक साइकिल जैसे चलती है ना, ऐसे चलती है पॉलिसी, एक साइकिल के फॉर्म में चलती है। ओके, या फिर हम कह सकते हैं एक स्ट्रैटेजिस्ट अप्रोच कहते हैं जिसको, मतलब पॉलिसी एक ही स्टेज पर नहीं रुकती बल्कि कई स्टेजेस से गुजरती रहती है। जैसे समस्या को पहचानना, सबसे पहले काम क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना। कोई आपकी समस्या है, प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करेंगे, भाई समस्या क्या है। उसके बाद आप क्या करेंगे? पॉलिसी को बनाएंगे, पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। देन आप पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे, पॉलिसी का एडॉप्शन करेंगे, पॉलिसी को अप्रूव करेंगे। उसके बाद आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? पॉलिसी को इवेल्युएट करेंगे, पॉलिसी का मूल्यांकन करेंगे कि पॉलिसी का रिजल्ट कैसा आया, चेक करेंगे। तो इन स्टेजेस से ही जो है ना पॉलिसी क्या करती है? गुजर रही है। पॉलिसी एनालिसिस दोनों हम समझ सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग
और पॉलिसी का एनालिसिस करना। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत यहाँ पे डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वरना यूनिट का अगर बेस आपका कमज़ोर रह गया तो आगे वाले जो जितने भी आने वाले प्रोसेस है ना, जो अप्रोचेस हैं, वो फिर समझने में दिक्कत होगी। अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो बेरोजगारी की पॉलिसी ला रही है, तो पहले वो देखेगी कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम क्या है, ये हो गई स्टेज 1, प्रॉब्लम को उसने देखा। उसके बाद वो ये देखेगी, फिर उसके सल्यूशंस के लिए प्लान बनाएगी कि क्या क्या फॉर्मुलेट करना है, तो ये प्लान बी हो गया, राइट। देन उसके बाद वो जो है कैबिनेट से अप्रूव करवाएगी कुछ जो पॉलिसीज़ होती, तो ये प्लान 3 हो गया। फिर क्या होगा, फिर वो स्कीम्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होगी, तो प्लान 4 हो जाएगा ये, है ना, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोग्राम। और लास्ट में चेक किया जाएगा कि पॉलिसी का जो है क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, तो इवेल्युएट करना, तो ये लास्ट वाला प्लान हो जाएगा। तो ये पूरा एक तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है, वी कैन से दैट। तो इसी में हमने समझा, इस यूनिट में हम और भी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कि टॉपिक में हम इसी पर साइकिल स्टेज को डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पॉलिसी साइकिल अप्रोच से स्टार्ट करते हैं। अब 1980 आते आते स्कॉलर्स ने क्या किया, स्कॉलर्स ने पॉलिसी प्रोसेस, जो नीति का जो एक प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए पॉलिसी के डिफरेंट स्टेजेस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। मतलब उन्होंने ये बताया कि पॉलिसी एक सिंपल एक्ट नहीं होती है। भाई आप सोच रहे हैं पॉलिसी तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, नहीं, बल्कि एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप आते हैं, खुद के अंदर ही बहुत सारे मल्टी स्टेप उसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। मल्टी स्टेप है और स्टेजेस अलग अलग है, जिसे हम एनालिसिस करके, जो एनालाइज करते हैं, उस कर सकें कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, डिसीजन कैसे लेती है और इम्प्लीमेंट कैसे करती है। तो हर्बर्ट साइमन ने 1947 के अंदर, हर्बर्ट साइमन ने अपनी बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस 3 मेन स्टेजेस मिलकर बनाती है। वो क्या क्या 3 मेन स्टेजेस हो गई, एक तो आपका सबसे पहले आता है 3 मेन स्टेजेस में इंटेलिजेंस। सबसे पहले क्या आएगा, इंटेलिजेंस, देन डिज़ाइन एंड देन चॉइस। 3 चीज़ें हैं, इंटेलिजेंस, डिज़ाइन एंड चॉइस, 3 चीज़ें बताई। देखिए सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को समझना, जैसे कि भाई दिक्कत क्या है। इंटेलिजेंस तो वही है ना, किसी चीज़ को आप समझ गए तभी तो आप इंटेलिजेंस है। तो वही हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग 3 स्टेजेस पे बात करती है। दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हम बात कर रहे थे ना, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये दिक्कत है, समझ ली हमने प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन सल्यूशन, डिज़ाइन क्या है, सल्यूशन के ऑप्शंस बनाना कि क्या क्या किया जा सकता है, डिज़ाइन क्या क्या किया जा सकता है ना। जैसे कि अगर एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ला सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स, स्टार्टअप्स, लोन्स वगैरह दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आता है चॉइस। चॉइस क्या है, सबसे इफेक्टिव ऑप्शन चूज करना, सबसे बढ़िया और प्रभावशाली ऑप्शन को चूज करना, कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। यानी कि गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया स्कीम चूज़ की, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या चूज़ किया, स्किल इंडिया चूज़ की बेरोजगारी को कम करने के लिए। तो डिसीजन मेकिंग एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक तार्किक प्रोसेस है। पहले प्रॉब्लम को समझो, उसके बाद डिज़ाइन करो, फिर चॉइस करो, चूज़ करो। तो ये 3 प्रोसेस किसने दिए हैं, हर्बर्ट साइमन ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर 1947 में दिए थे। आई होप आपको ये हर्बर्ट साइमन वाला क्लियर है। अब हम बात करते हैं हैरोल्ड लॉसवेल की। ओके, हैरोल्ड लॉसवेल क्या कहते हैं, 1986 में इनका एक इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं डिसीजन प्रोसेस इन्होंने दिया। उनमें इन्होंने 7 स्टेजेस बताए थे, 7 पॉलिसी के प्रोसेस का स्टेप बताई थी, स्टेज बताया था। वो क्या क्या है, इंटेलिजेंस, प्रमोशन, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वोकेशन, एप्लीकेशन, टर्मिनेशन एंड अप्रेजल। समझते हैं इनको। देखिए इन्होंने 7 चीज़ें बता दी। इंटेलिजेंस क्या है इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग, हैरोल्ड लॉसवेल के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और डेटा को कलेक्ट करना। सेम चीज़ कि पहले प्रॉब्लम को आप
आइडेंटिफाई करो। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन का मतलब है इशू को हाईलाइट करना, ताकि डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, वो इस पर ध्यान दे। तो किसका प्रमोशन करना? आपके इश्यूज का, उसको एक तरह से हाईलाइट करना। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है पॉलिसी ड्राफ्ट करना। जो आपकी पॉलिसी होती है, कोई भी नीति होती है, उसको क्या करना? उसको ड्राफ्ट करना, पॉलिसी को ड्राफ्ट करना। रूल्स एंड फ्रेमवर्क बनाना, आप उसको प्रिस्क्राइब्ड करोगे। हम कहते हैं ना भाई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सा लिखता है, तो आप ऐसा कह सकते हैं दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन मतलब पॉलिसी को पहले अच्छे से ड्राफ्ट वगैरह कर लेना, राइट? ऐसे समझ सकते हैं। पॉलिसी ड्राफ्ट करना, रूल्स फ्रेमवर्क बनाना, ये हो गया प्रिस्क्रिप्शन। इन्वोकेशन क्या होता है? इन्वोकेशन मतलब पॉलिसी को ऑफिशियली अनाउंस करना, सबके सामने पॉलिसी को ऑफिशियली अनाउंस कर दो, बता दो सबको। टर्मिनेशन का मतलब, देखिए एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? एप्लीकेशन का मतलब है पॉलिसी को लागू करना, इम्प्लीमेंट माने क्रियान्वयन करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ओके। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? जब पॉलिसी का पर्पज पूरा हो जाए या फिर वो पुरानी हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो उसे एंड कर देना। जब भाई आपका जो गोल है, जो आपका लक्ष्य ही पूरा हो गया, तो ये प्रोसेस है। अब टर्मिनेशन मतलब उसको एंड कर दो। अप्रेजल का मतलब हो गया पॉलिसी की इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना, क्या उसने अपने गोल को अचीव किया या नहीं किया, ये चीज़ देखना। तो हैरोल्ड लासवेल के अनुसार 7 स्टेज बताए गए हैं: इंटेलिजेंस, प्रमोशन, प्रिस्क्रिप्शन, इन्वोकेशन, एप्लीकेशन, टर्मिनेशन एंड अप्रेजल। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं कि लासवेल बेसिकली इसमें यही कहा उन्होंने कि पॉलिसी एक स्टेप बाय स्टेप, आप देख रहे होंगे सारी स्टेप बाय स्टेप आ रही है, जिसमें शुरू होता है इशू से, ख़त्म होता है उसके रिव्यू पे। ये 7 स्टेजेस ख़त्म। अब हम बात करेंगे कि डब्ल्यू जेनिंग्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी एनालिसिस में 1978 में वो क्या बताते हैं। हाउएवर डब्ल्यू जेनिंग्स नाम है इनका, पॉलिसी एनालिसिस 1978 में इन्होंने भी 7 स्टेजेस दिए हैं। वो 7 स्टेजेस कहाँ दिए हैं इन्होंने? पॉलिसी एनालिसिस में 1978 इसका ईयर है। 7 स्टेज दिए हैं, थोड़ा डिफरेंट है। देखिए कैसे समझते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं प्रोसेस की। सबसे पहले उन्होंने इनिशिएशन की बात की है। किसकी बात की है? इनिशिएशन की। इनिशिएशन, इंफॉर्मेशन, कंसिडरेशन, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन। चलिए इसी को भी डिटेल से समझते हैं। इनिशिएशन का मतलब क्या है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। यहाँ पर जैसे इंटेलिजेंट आ गया ना, जैसे ये इंटेलिजेंस आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, तो इनिशिएशन का मतलब भी वही, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है उसके बारे में डेटा और एविडेंस को कलेक्ट करना। इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी लेना पहले। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? अलग अलग सोल्यूशंस पर डिस्कस करना, कंसिडर करना कि हाँ भाई ये सोल्यूशन भी हो सकता है, ये भी सही लग रहा है, इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी कर लेते हैं, इस पे सब पे कंसिडर करना, सबको देखना कि कौन सा सही है। डिसीजन मतलब फाइनल डिसीजन लेना। जब आपने कंसिडर कर लिया, बहुत सारे ऑप्शंस को देख लिया, जांच पड़ताल कर ली, अब आपको एक डिसीजन पर पहुंचना है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, लागू करना ग्राउंड लेवल पे। देन इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन करना, उसके रिजल्ट को देखना। फिर टर्मिनेशन आ जाता है। अगर पॉलिसी पुरानी हो गई है तो उसको ख़त्म कर दो, क्लोज कर दो, बंद कर दो। यानी जब पॉलिसी का काम ख़त्म हो जाए, गोल अचीव हो जाए, तो पॉलिसी को टर्मिनेट कर दो। ये बात कौन कह रहे हैं? डब्ल्यू जेनिंग्स कहते हैं, अपने 7 स्टेजेस में कहा है इन्होंने। इम्पोर्टेंट है। ये जेनिंग्स के मॉडल बहुत ही प्रैक्टिकल था और हर स्टेज इसमें लॉजिकली एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। अब हम बात करेंगे हॉगवुड और गुन जो है, हॉगवुड और गुन के अकॉर्डिंग पॉलिसी एनालिसिस फॉर द रियल वर्ल्ड 1984 में ये 9 इंपॉर्टेंट स्टेज बताते हैं। कौन कौन से 9 इंपॉर्टेंट स्टेज इन्होंने बताए हैं वो हम देखेंगे। ओके, 9 मतलब 9 स्टेज इन्होंने बताए हैं। बहुत ही कहते हैं ये डिटेल, सबसे डिटेल मॉडल इन्हीं का माना जाता है। इनका जो ये मॉडल है बड़ा ही डिटेल में दिया हुआ है इन्होंने। तो सबसे पहले आता है डिसाइडिंग। हॉगवुड और गुन इनका नाम है। ये कहते हैं डिसाइडिंग हाउ टू डिसाइड, यानी कि डिसाइडिंग टू डिसाइड। एजेंडा सेटिंग भी इसका नाम है। डिसाइडिंग, एजेंडा सेटिंग भी इसको कहा गया है। डिसाइडिंग टू डिसाइड क्या है? डिसाइडिंग टू डिसाइड, एजेंडा सेटिंग।
मतलब इसका कहने का मतलब है कि डिसाइड करना कि किस इशू पर पॉलिसी बनानी है। ये डिसाइड करना कि किस इशू पर, कौन से मुद्दे पर पॉलिसी बनानी है। डिसाइडिंग टू डिसाइड, एजेंडा सेटिंग, आप एजेंडा को सेट कर लो। उसके बाद आता है डिसाइडिंग हाउ टू डिसाइड, इशू का फिल्ट्रेशन करना। इसका मतलब ये तय करना कि इशू को कैसे एनालाइज किया जाए, कौन करेगा, ये सब इशू को फिल्ट्रेशन करना, राइट। उसके बाद आता है इशू डेफिनेशन। इशू डेफिनेशन थर्ड स्टेज है इसकी। इशू डेफिनेशन का मतलब प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करना। इशू को डिफाइन करो कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, डिफाइन करना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि पोल्यूशन जो है मेनली व्हीकल से आता है, व्हीकल से है, तो आपने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, आपकी व्हीकल मोटर बाइकों से आ रही है, तो आपने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है फोरकास्टिंग करना। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में सिचुएशन का पहले ही अनुमान लगा लेना। अगर कुछ नहीं किया तो एयर क्वालिटी और ख़राब हो जाएगी, जो हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे ना। तो इशू पहले डेफिनेशन क्या हो गया कि पता करना कि भाई पोल्यूशन का मेन कारण क्या है। पोल्यूशन का मेन कारण है आपके व्हीकल्स। और फोरकास्ट करने का मतलब क्या हो गया, फोरकास्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने फ्यूचर में इस पर ध्यान नहीं दिया तो न जाने क्या हो जाएगा। फिर आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज़। इसका मतलब गोल फिक्स करना, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने उद्देश्यों को सेट कर लो, अपनी प्रायोरिटीज़ को गोल फिक्स कर लो कि आने वाले 5 सालों में हमें 40% जो एमिशन है ना, जो वो कम करना है वो, ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शंस एनालिसिस करना, ऑप्शन का एनालिसिस करना, डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंपैरिजन करना, आपस में कंपेयर करना, डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करना। देन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, पॉलिसी जो बनी है लागू करना उसको, ओके। यानी कि चूज एन ऑप्शन को अप्लाई करना। ऑप्शन एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम जो है ऑप्शन चूज भी करेंगे जो क्या बेस्ट है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, तो इन चीज़ों को चूज़ करेंगे हम दोनों में से। अब जो हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हमें किन को लागू करना है, जो ऑप्शन हमने चूज़ किए हैं। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना, पॉलिसी का प्रोग्रेस चेक करना कि पॉलिसी कैसे, प्रोग्रेस चेक करना मतलब कैसे काम कर रही है, मॉनिटरिंग करना उसको। इवेल्युएशन एंड रिव्यू करना, इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन और रिव्यू मतलब वापस उसको पुनर्परीक्षण करना। मेंटेनेंस देखना उसकी, सक्सेशन, टर्मिनेशंस, ये सब इसी के अंदर आते हैं। पॉलिसी चल रही है तो मेंटेन करो, अगर आउटडेटेड हो गई है तो बदलो या हटाओ, है ना, टर्मिनेट कर दो, तो यही सक्सेशन। ये सारे प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि इनके अकॉर्डिंग है 9 स्टेजेस हैं ये। तो ये हैं हॉगवुड और गुन के अकॉर्डिंग। ये जो मॉडल है ना, ये रियल वर्ल्ड पॉलिसी मेकिंग के सभी प्रैक्टिकल स्टेज को कवर करता है सारे। उसके बाद हम बात करते हैं लिंडब्लॉम्स के व्यू की, ओके। इकोड पॉलिसी प्रोसेस इंक्रीमेंटल है इनका, प्लूरलिस्टिक सिस्टम है, बड़ा फेमस है इनका। तो लिंडब्लॉम ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग एक इंक्रीमेंटल और कॉम्प्रोमाइज बेस्ड सिस्टम है। ये क्या कहते हैं लिंडब्लॉम कि पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकिंग क्या है, एक इंक्रीमेंटल और कॉम्प्रोमाइज्ड बेस्ड सिस्टम है। यानी गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट या कंप्लीट सोल्यूशन नहीं देती है, बल्कि थोड़ा थोड़ा बदलाव करती है, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट करती है। आपकी सैलरी में एकदम अचानक से आपको सारे पैसे नहीं मिल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट मिलता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट जो है पॉलिसी के अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस करती है, थोड़ा थोड़ा, ओके। इंक्रीमेंटल चेंज होता है, करती रहती है, ताकि सबके इंटरेस्ट को बैलेंस किया जा सके, एकदम स्मॉल। देखिए जैसे टैक्स पॉलिसी है, एक साल में पूरा सिस्टम नहीं चेंज हो सकता। हर बजट में थोड़ा थोड़ा चेंज, रिफॉर्म आते हैं, कभी टैक्स बढ़ता है कभी घटता है, ऐसा होता है। तो लिंडब्लॉम का कहना था कि रियल लाइफ में पॉलिसी मेकिंग एक ट्रायल एंड एडजस्टमेंट प्रोसेस है। क्या है, एक ट्रायल और एक एडजस्टमेंट प्रोसेस कहा है इन्होंने, ट्रायल एंड एडजस्टमेंट प्रोसेस बताया है इसको, ओके। थोड़ा थोड़ा ट्राई करके देखती है सरकार। अब हम बात करते हैं कि क्वेड वर्सेस मे एंड विल्डवास्की का मॉडल जो आया था,
ये कब आया था? 1978 के अंदर इन्होंने दिया था। क्वेड का मॉडल भी पॉलिसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो मेई और विल्डवास्की हैं उन्होंने 1978 एक और सिंप्लीफाइड पॉलिसी साइकिल उन्होंने दिया था, जिसमें 5 मेन स्टेजेस आते हैं। 5 मेन स्टेजेस जिसके अंदर क्या क्या है? एजेंडा सेटिंग है, राइट, एजेंडा सेटिंग है, इशू एनालिसिस है, इम्प्लीमेंटेशन है, इवेल्युएशन है और टर्मिनेशन है। देखिए, सोचते हैं अगर एक गवर्नमेंट, मान लीजिए ये एक गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट का इशू मिलता है, तो ये क्या हो गई उसकी? अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का कोई इशू मिलता है, तो सबसे पहले ये क्या हो गया? ये एजेंडा सेटिंग हो गई, राइट। ये क्या हो गया? ये एजेंडा सेटिंग हो गया। उसके बाद फिर वो एनालाइज करता है कि इशू एनालिसिस में एनालाइज करता है, सल्यूशन देखता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करता है, फिर इवैल्यूएशन करना यानी मूल्यांकन करना, रिजल्ट चेक करना वगैरह। और अगर पॉलिसी काम कर गई तो आउटडेटेड हो गई, काम कर गई तो अच्छा, आउटडेटेड हो गई तो उसको ख़त्म करो, तो टर्मिनेट कर दो। ये सेम प्रोसेस दिए हैं इन्होंने, यहाँ पर है ये सेम प्रोसेस। इसी के साथ सेम टू सेम बीवर एंड डेलन ने भी सेम प्रोसेस दिए हैं। वो क्या क्या हैं? वो सेम इनिशिएशन करो, सबसे पहले आप इनिशिएशन करो, फिर एस्टिमेशन, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड टर्मिनेशन। यानी कि देखो पहले स्टार्टिंग में कि पॉलिसी इनिशिएट होती है, उसके रिजल्ट्स का एस्टिमेट होता है, अनुमान लगाया जाता है, फिर बेस्ट सोल्यूशन सेलेक्ट कर इम्प्लीमेंट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और एंड में हम क्या करते हैं? टर्मिनेट करते हैं। तो इतने सारे हमने मॉडल्स अभी देखे हैं यहाँ पर इसी एक पैराग्राफ के अंदर। डिफरेंट स्कॉलर एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि लास्ट में पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाती है तो उसे क्या कर दो? टर्मिनेट कर दो, ख़त्म कर दो, है ना, राइट। यहाँ देखिए आपको एक ना वो समझाया गया है साइकिल से, ये पॉलिसी प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा जो एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या होगा। हाँ, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भाई पहले है ना कोई भी पॉलिसी का सिलेक्शन होता है, सेलेक्ट होता है वो, है ना, पॉलिसी प्रॉब्लम है, ओके, दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ पे पॉलिसी प्रॉब्लम है, पॉलिसी के अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, फोरकास्टिंग, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग, इवैल्यूएशन, ये अलग अलग प्रोसेस दिए हुए हैं। अब इस डायग्राम को हम क्लियरली समझते हैं। सबसे पहले आएगा पॉलिसी प्रॉब्लम, यानी कि नीति समस्या। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में कोई इशू आता है, जैसे कि बेरोजगारी आ गई, पॉल्यूशन आ गया, हमने ऊपर पढ़ा अभी, कोई गरीबी आ गई, हमें ट्रैफिक को सही करना है, एजुकेशन लेकर आना है, तो ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड। तो उस समय ये डिसाइड होता है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर पॉलिसी बनानी है। ओके, जैसे सिटी में बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है तो पॉलिसी की प्रॉब्लम हमें पता चल गई, भाई प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन प्रॉब्लम है, तो इस पे अब एक क्या बनेगी? एक बनेगी पॉलिसी, राइट। सेकंड क्या है? प्रॉब्लम की स्ट्रक्चरिंग करना। प्रॉब्लम की स्ट्रक्चरिंग यानी समस्या की संरचना करना। अब प्रॉब्लम मिल गई पर अब उसको समझना और डिफाइन करना होता है, यानी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके कोर्स क्या हैं, है ना, उसके कॉजेज क्या हैं, कारण क्या हैं और इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, ये पता करना। पोल्यूशन के केस में पता चलता है कि पोल्यूशन व्हीकल से आ रहा है तो पता चल गया, इंडस्ट्रीज से नहीं आ रहा, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अब प्रॉब्लम स्ट्रक्चर हमारे सामने क्लियर है कि व्हीकल इज द मेन प्रॉब्लम। फिर क्या है? फिर आता है पॉलिसी अल्टरनेटिव, यानी नीति के विकल्प। नीति के विकल्प का मतलब अब गवर्नमेंट देखती है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सल्यूशन पॉसिबल हैं, यानी अलग अलग अल्टरनेटिव, अलग अलग ऑप्शन बनाए जाते हैं। ऑप्शन के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आओ, उनको प्रमोट करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया जाए, जो ऑड इवन रूल लगाना, है ना, और या फिर फ्यूल के ऊपर टैक्स बढ़ा देना, ये सब। तो ये सब पॉलिसी के अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, जिससे क्या है अलग अलग ऑप्शंस को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? फोरकास्टिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। अब हर अल्टरनेटिव के फ्यूचर रिजल्ट का अंदाज़ा लगाया जाता है, यानी अगर हम ये पॉलिसी लगाएंगे तो इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आते हैं, ठीक है, तो शायद लॉन्ग टर्म में पॉल्यूशन कम हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। ये भी चीज़ देखना, फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना। ऑड इवन का रूल से शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ मिल सकता है, पर लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो गवर्नमेंट फोरकास्ट करती है कि कौन सा ऑप्शन सबसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव होता है। फिर आता है पॉलिसी का सिलेक्शन करना। पॉलिसी, अब गवर्नमेंट सब अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑप्शन चूज करती है। अल्टरनेटिव्स को देखा, फोरकास्ट किया, अब सिलेक्शन करती है, पॉलिसी को चूज करती है कि सब में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। राइट, कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अभी के लिए ओल्ड इवन रूल इम्प्लीमेंट करेगी और मतलब लॉन्ग टर्म में जाकर बाद में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाएगी। तो ये डिसाइड हो गया। तो यानी पॉलिसी ऑफिशियली अब क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। ऑफिशियली पॉलिसी को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या है, पॉलिसी के ऊपर एक्शन लिया जाता है। पॉलिसी एक्शन यानी नीति का क्रियान्वयन करना, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, यानी जिसमें एक्चुअल काम स्टार्ट हो जाता है। डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस मिलकर उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ओड इवन रूल जो होती है उसको इन्फोर्स करवाती है, पेनल्टी लगाती है, मीडिया में अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं। ये सब पॉलिसी एक्शन का प्लान के अंदर आता है। फिर आता है मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग का मतलब निगरानी करना। जब पॉलिसी चल रही होती है तो उसको मॉनिटर किया जाता है कि क्या वो सही तरह से अप्लाई हो रही है या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कहीं। अगर कहीं इशू होता है तो उसको तुरंत करेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट ये देखती है कि लोग जो है वो ऑड और इवन रूल को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कहीं लूप होल्स तो नहीं आ रहे हैं ना, वो देखना। फिर क्या होता है, आउटकम्स निकल कर आए हैं उसके, एंड उसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। पॉलिसी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसके रिजल्ट्स चेक किए जाते हैं। क्या पॉलिसी ने अपना गोल अचीव किया, क्या हर सक्सेसफुल हुई वहाँ पर पॉलिसी, क्या किया जाता है ये सब। कहीं फेल तो नहीं हो गई, अगर फेल हो गई, अगर आउटडेटेड हो गई तो मॉडिफाई कर दो, चेंज कर दो। ये सब गवर्नमेंट एनालिसिस करती है। किस चीज़ का एनालाइज करती है गवर्नमेंट, कि ऑड और इवन रूल से पोल्यूशन कितना कम हुआ, पब्लिक रिएक्शन कैसा था, पब्लिक क्या बोल रही है। उसके बाद आता है आपका आउटकम, मतलब परिणामों का विश्लेषण यहाँ पे देखने को मिलता है। इवैल्यूएशन के बाद का स्टेप है ये इवैल्यूएशन के बाद का स्टेप है। आउटकम्स इसमें मिलते हैं, ये पॉलिसी प्रोसेस, ओके। आउटकम्स इसमें मिलते हैं, यानी उस पॉलिसी का रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट। ये आउटकम डिसाइड करते हैं कि आने वाली नेक्स्ट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, और फिर ये रिजल्ट से भी न्यू पॉलिसी जो होती है वो फ्रेम बनती है। तो ये साइकिल फिर से दोबारा स्टार्ट होती है। जैसे हम देखते हैं आउटकम में क्या आया, इवैल्यूएशन से पता चल गया हमको, पहले ही इवैल्यूएशन से क्या पता चल गया कि कहाँ काम हुआ, कहाँ नहीं हुआ। तो अब जब हम आउटकम पे हम क्या करेंगे, नई जब साइकिल लेकर आएंगे तो उसमें हम सुधार कर देंगे, रिफॉर्म ला देंगे, यानी एक साइकिल जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है और नई पॉलिसी से नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इन शॉर्ट में हमने समझा, सबसे पहले क्या आएगा, पॉलिसी प्रॉब्लम आएगी, फिर पॉलिसी की स्ट्रक्चरिंग होगी, ओके। पॉलिसी प्रॉब्लम, देन पॉलिसी स्ट्रक्चरिंग, देन पॉलिसी अल्टरनेटिव्स। उसके बाद क्या होगा, ये साइकिल यहाँ से चलेगी, फोरकास्टिंग, देन पॉलिसी सिलेक्शन, पॉलिसी एक्शन, देन मॉनिटरिंग, राइट। उसके बाद क्या होगा, मॉनिटरिंग के बाद इवैल्यूएशन हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट, ये दो स्टेप को बाद में यहाँ से स्टार्ट, देन उसके बाद इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद आउटकम आपका निकल कर आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये साइकिल ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस जैसा बुक में दिया हुआ है मैंने बिल्कुल वैसा समझाने की कोशिश की है। इसमें तो हमने डायग्राम से पढ़ लिया, अब हम इसी को डिटेल में जो है स्टडी करते हैं। चलिए एकदम लाइन टू लाइन वाइज करेंगे, बहुत इजी। जो यहाँ कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए वो आपके नीचे हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। ये जो फिगर है ये क्या बता रहा है, ये पैराग्राफ जो है अभी हम पढ़ेंगे इसको, ये पॉलिसी प्रोसेस के एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क को समझा रहा है, ओके। इसको समझते हैं बहुत आसान भाषा में, मतलब पॉलिसी कैसे जो है वो हम समझें और इवैल्यूएट और इम्प्रूव की जा सकती है, उसकी बात करता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा के आधार पर। देखिए इसमें मेनली ये बताया गया है कि जब हम कोई भी पॉलिसी फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ पॉलिसी ले लीजिए, है ना, बनाते हैं तो उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है हमें, जिसमें इनपुट, जिसमें प्रोसेस, जिसमें आउटपुट, आउटकम्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझे हैं।
इन सबको एनालाइज करना पड़ता है। स्टेप 1 क्या आता है? इनपुट। स्टेप 1 होता है डिमांड्स, नीड्स। इनपुट का मतलब होता है जो चीज़ें पॉलिसी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। इसमें 2 मेन पार्ट्स होते हैं। नीड्स यानी ज़रूरतें, ये वो कंडीशंस होती है जहाँ एक्शन लेना ज़रूरी है। जैसे कि लोगों में बीमारी बढ़ रही है, भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये सबसे ज़्यादा नीड वाली बात है। नीड मतलब आपकी ज़रूरतें, समाज को किसकी ज़रूरत है, पॉलिसी में ये डालेंगे हम नीड्स को। ये हेल्थ इशू या सोशल प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है कि भाई हेल्थ इशू सीरियस है, सोशल प्रॉब्लम्स है। जैसे इस चीज़ को डायग्नोसिस करना, सिम्टम्स, पुअर हेल्थ, डिसेबिलिटी, ये सब चीज़ें देखना, राइट। डिमांड क्या होती है? डिमांड का मतलब होता है मांग, जो जनता मांग रही है, मतलब वो चाहती है, डिमांड कर रही है। ये वो चीज़ें होती है जो लोग चाहते हैं, चाहे उनकी एक्चुअल ज़रूरत हो या ना हो। कोई आदमी अगर एमआरआई टेस्ट करवाना चाहता है तो डॉक्टर ने बोला सिंपल एक्सरे काफ़ी है, तो भाई जब वो एमआरआई टेस्ट करवाना चाहता है तो डॉक्टर कह रहा है एक्सरे काफ़ी है, ये क्या है? तो एमआरआई टेस्ट की डिमांड क्या हो गई? एक तरीके से ये डिमांड हो गई। तो अदर इनपुट्स में आते हैं जैसे कि रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है? हमने देखा रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज मैन पावर होता है, इसमें चाहिए डॉक्टर, नर्सेज। फैसिलिटी में क्या हो गया? आपका हॉस्पिटल फैसिलिटी है। इक्विपमेंट में आपकी सारी मशीनें आ गई और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स वगैरह, है ना। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 होता है आपके इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेसेस होते हैं। ओके, प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब होता है सर्विस का डिलीवरी सिस्टम, कि किस तरह से आपको सर्विस पहुंच रही है, डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सर्विस। इसका मतलब कि पॉलिसी के जरिए गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, वो किस तरह से पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करती है, सेवा प्रदान करती है, ये चीज़ देखी जाती है। हेल्थ पॉलिसी में प्रोसेस क्या होता है? हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करना, ट्रीटमेंट सिस्टम को सही करना, कॉस्ट कंट्रोल देखना, क्वालिटी को चेक करना, ये सब क्या हो गया? ये सब एक आपका प्रोसेस हो गया, प्रक्रियाएं हो गई किसी हेल्थ पॉलिसी की। ये मिलाकर ही तो बना है ना पूरा पॉलिसी सिस्टम। इस स्टेज पर यह देखा जाता है कि सर्विसेज कैसे डिलीवर हो रही हैं, उनका मैनेजमेंट जो है ना वो कैसे चल रहा है और उनका प्रभाव, इम्पैक्ट क्या है। इसमें सपोर्ट सिस्टम भी होते हैं, जैसे कि सपोर्ट सिस्टम में क्या आ गया आपका? लीगल जो एड होती है, कानूनी मदद हो गई। उसके बाद आपकी इनकम सपोर्ट देना, आपका कंज्यूमर एजुकेशन देना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना, ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। स्टेप 3 क्या है? आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ सर्विस एंड द कॉस्ट ऑफ केयर। आउटपुट का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब है प्रोसेस के बाद इमीडिएट रिजल्ट क्या आया। आपने पूरी प्रोसेस की, उसके बाद भाई रिजल्ट भी तो आना चाहिए, वो क्या आया? कितने पेशेंट्स ने सर्विसेज ली वहाँ पर जाकर, कितना पैसा खर्च हुआ, ये पता करो। केयर की क्वालिटी कैसी थी हॉस्पिटल के अंदर, आपकी अच्छे से केयर हुई या नहीं हुई, उसकी क्वालिटी कैसी थी। तो ये बेसिकली मेज़र करता है, किस चीज़ को मापता है कि सर्विस जो है वो कितनी यूज़ हुई और कितनी उसके ऊपर कॉस्ट पर। यानी हम कह सकते हैं आउटपुट इक्वल टू क्या है? सर्विस का, आपकी सर्विस का यूज़ प्लस कॉस्ट प्लस क्वालिटी। इजी वे में समझें तो आउटपुट क्या हुआ? सर्विस का यूज़, कॉस्ट एंड क्वालिटी, ये सब चीज़ें होती है, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे आउटकम की। ये जो आउटकम है, हालांकि हमने इन सबको डिटेल में पढ़ लिया है, यहाँ पे हम बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं। आउटकम का मतलब है फाइनल इम्पैक्ट एंड रिजल्ट, मतलब सर्विस देने के बाद लोगों के हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर पड़ा, क्या वो ठीक हुए, क्या लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई, या क्या पेशेंट और डॉक्टर्स खुश हैं एक दूसरे से, क्या लोगों को वेलबींग और सेटिस्फेक्शन लेवल उनका बढ़ा, ये देखना। ये स्टेज बताती है कि पॉलिसी ने अपना गोल अचीव किया या नहीं किया। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पॉलिसी बनी थी, क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। ये स्टेज, आउटकम वाला स्टेज बताता है ये चीज़। आई होप ये आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप क्लियर हो गए होंगे। और ये जो पूरा पैराग्राफ है, इसमें पूरा हेल्थ पॉलिसी के ऊपर ये डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको एकदम इसके हिसाब से समझा दिया सारा कुछ। इसमें एक और चीज़ है कि 5th स्टेप क्या है, वो है इवैल्यूएशन
और पॉलिसी इम्प्रूवमेंट। यानी कि जब हम इन सब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, आउटकम को सिस्टमेटिकली इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन इनका करते हैं, तब हमें समझ आता है कि सिस्टम कहाँ अच्छा काम कर रहा है और कहाँ जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो पता चल जाता है जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तब। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इवेल्युएशन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? प्रोग्राम को इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन के बेसिस पर, मूल्यांकन के आधार पर गवर्नमेंट जो है लॉजिकल पॉलिसी डिसीजंस लेती है, सोच समझकर तार्किक रूप से रैशनल डिसीजन लेती है। मतलब खाली इमोशन से नहीं लेती है डिसीजन, बल्कि फैक्ट, डेटा, ये सबको मिलाकर जो लास्ट अंतिम निर्णय लिया जाता है वो देखा जाता है कि क्या सही क्या गलत। ये हमने पूरा हेल्थ पॉलिसी के कंटेक्स्ट में इसको समझने की कोशिश की है। तो इनपुट मतलब हमने देखा प्रोसेस, आउटपुट और आउटकम होते हैं ये पॉलिसी साइकिल के, ये एक तरीके से पूरी साइकिल। बाद में इवेल्युएशन होता है, राइट। अब एक एक करके हम जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर देखी थी, स्टेप देखे थे, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम। देखिए, ये सबसे पहला स्टेप है। इसका मतलब है कि आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम, की मूल समस्या को पहचानना। सबसे पहला स्टेप है पॉलिसी एनालिसिस में होता है कि समस्या को समझना कि प्रॉब्लम है भी या नहीं, और अगर है तो क्यों है। सिर्फ सरफेस लेवल पे देखना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि डीप अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल लेवल पर भी इसको देखना पड़ता है ना, और समझना भी बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 में हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को क्लैरिफाई, आइडेंटिटी करना, क्लियरली आइडेंटिफाई करना। पॉलिसी मेकिंग में पहला क्वेश्चन होता है, क्या यह सच में प्रॉब्लम है? अगर है तो इसके रियल कारण क्या है, कॉज क्या है इसका। मान लो कि एक सिटी में, हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना हमेशा, एक सिटी है, मान लो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बसेस, ऑटोज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी पूरी है। ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत पुअर है, लोग रोज़ लेट पहुंच रहे हैं, ऑफिस वगैरह जहां उनको जाना है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और ट्रैफिक जो है वो जाम हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाम लगता है। अब अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल देखो तो लगता है प्रॉब्लम है तो बसेस, भाई नॉर्मल सी बात है, कम चल रही हैं। प्रॉब्लम है कि बसेस कम चल रही हैं, इसीलिए तो ऐसा है। लेकिन एनालिटिकल अप्रोच कहता है, एनालिटिकल अप्रोच क्या कहता है? वो कहता है कि लेट्स फाइंड वाई बसेस कम चल रही है। वाई की बात करना है ना, वाई की बात करना। यहाँ पे अलग एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, और हम अलग एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, राइट। ये याद रखना आप, मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो हम किस चीज़ पे बात करेंगे? हम बात करेंगे वाई के ऊपर। वाई कि बसेस कम चल रही है, क्या बजट इशू है? बजट के कारण भाई बस कम चल रही है? क्या ड्राइवर्स कम हैं? क्या मेंटेनेंस खराब है? या रूट प्लानिंग ही गलत है? तो ये हमारा एनालिटिकल अप्रोच हो गया, डीपर अंडरस्टैंडिंग। हम किसी चीज़ को डीपर एनालिसिस कर रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, अंडरलाइनिंग द प्रॉब्लम। ओके, अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे कि स्टेप 2 में प्रॉब्लम का नेचर समझना है, कि पॉलिसी एनालिस्ट को ये समझना होता है कि प्रॉब्लम का रूट क्या है। रूट कॉज कहते हैं ना भाई, जड़ तक समस्या को समझो कि कहीं मार्केट की फेलियर तो नहीं है ना। मार्केट फेलियर मतलब जब फ्री मार्केट अपने आप पब्लिक वेलफेयर अचीव नहीं कर पाता, जैसे पोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर इश्यूज आते रहते हैं, उस समय बोला जाता है ऐसा कि मार्केट कहीं फेलियर तो नहीं हो रहा। और स्टेप 3 में हम क्या समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव को फिक्स करना, हमारे उद्देश्यों को हम फिक्स करते हैं। प्रॉब्लम समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? डिसाइड करना कि हमें क्या चाहिए, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केस में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बसेस बढ़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है लोगों को सेफ, अफोर्डेबल, टाइमली ट्रेवल की फैसिलिटी देना, ये सब करना। ओके, यानी बस सर्विस तो सिर्फ एक क्या है, मीन्स है, लेकिन हमारा एंड क्या है, हमारा गोल क्या है? हमारा उद्देश्य है कि पब्लिक को कन्वीनियंस एंड गोल मिले।
ये कि हम कह सकते हैं टेक्स्ट में क्या है कि डॉक्टर्स का सर्विस देना एक मीन्स है और उसका एंड गोल लोगों को हेल्थ इंप्रूव करवाना है, राइट। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव्स फॉर पॉलिसी चॉइस। इसका मतलब क्या है? पॉलिसी के अल्टरनेटिव्स को ढूंढना। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सल्यूशंस हैं उसको देखना। क्या हमारे पास सल्यूशन है? पॉलिसी मेकिंग में हमेशा एक ही सल्यूशन नहीं होता है, बल्कि कई तरीके होते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव्स कहते हैं। अलग अलग तरीकों को जो एनालिसिस करने वाले लोग एनालाइज करते हैं ना, एनालिस्ट जिन्हें कहते हैं हम, एनालिस्ट का काम होता है हर अल्टरनेटिव्स को कंपेयर करना और देखना कि कौन सा सबसे इफेक्टिव होगा। अभी ऊपर वाला हमने ट्रांसपोर्ट वाला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल समझा, राइट। उसी केस को कंटिन्यू करके समझते हैं। यहाँ पर आपके जो दिया हुआ है वो एक पोल्यूशन का दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं और आसान हो जाता है समझना, है ना, थोड़ा यूनिक वे में। तो देखिए, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देके बस सर्विस चलाने का अधिकार दे दिया। तो यहाँ क्या हो गया? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई। तो इसके कुछ प्रोज भी हैं, इसके कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज क्या हो गए कि कम बजट में भाई ज़्यादा सर्विस मिलेगी, और कॉन्स क्या हो गए? फेयर बढ़ सकता है, पुअर एरियाज इग्नोर हो सकते हैं, है ना, ये तरीका हो सकता है। अल्टरनेटिव 1 है ये। अल्टरनेटिव 2 क्या है? गवर्नमेंट खुद न्यू इलेक्ट्रिक बसेस खरीदे और उन्हें फिक्स्ड रूट्स पर चलाए कि बस इस रूट से इस रूट पर ये बसेस चलेगी। गवर्नमेंट खुद करे ये काम। इसके भी कुछ प्रॉज और कॉन्स हो सकते हैं। प्रॉज क्या हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट जब न्यू इलेक्ट्रिक बसेस खरीदेगी तो पोल्यूशन तो कम हो जाएगा, फ़ायदा है ना, फ़ायदा होता है प्रॉज। प्रॉज क्या है भाई? प्रॉज ये है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, इसके ऊपर बेटर कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस जब आ जाएगी मार्केट के अंदर तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हाई इनिशियल कॉस्ट आ जाएगी, बहुत उसको मेंटेन करने का खर्चा बढ़ जाएगा। अल्टरनेटिव 3 बोलता है कि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे। किसको दे भाई? लोकल लोगों को पैसा वैसा दे, लाइक कोई ऐप बेस्ड कॉर्पोलिंग या शेप्ड ई रिक्शा वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम दे। इसके भी फ़ायदे हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ई रिक्शा वगैरह तो लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को अगर रिसोर्सेज देते हो ना तो उस पर आप मॉनिटरिंग निगरानी नहीं रख सकते हो, तो वो दिक्कत, वो इसका नुकसान हो जाएगा एक। फिर और क्या हो सकता है? ये अल्टरनेटिव की बात की गई है यहाँ पे कि हम अल्टरनेटिव कितने अपना सकते हैं। प्रॉब्लम, हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या तो थी ना कि भाई सिटी के अंदर बड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है। ये कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम आपकी पोल्यूशन की हो सकती है, प्रॉब्लम आपकी कोई किसी भी फील्ड में हो सकती है। हम तो एग्जाम्पल ले रहे हैं बस कि कितने अल्टरनेटिव्स को हमने देखा। फिर अल्टरनेटिव 4 है, गवर्नमेंट भाई क्या करे? कोई टैक्स लगाए व्हीकल्स पे जो प्राइवेट कार लेके पीक आवर्स में निकलते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा दे, कंजेक्शन टैक्स जिसे कहते हैं। अब क्या होगा? इसका फ़ायदा होगा कि ट्रैफिक कम होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर भागेंगे, गवर्नमेंट बसेस ट्रेन्स वगैरह की भागेंगे उसकी तरफ। लेकिन इसका एक नुकसान होगा कि मिडिल क्लास को शायद ये पसंद ना आए, है ना। फिर इसके हम कह सकते हैं कि अब क्रिएटिविटी, अल्टरनेटिव्स एक ही बार में परफेक्ट नहीं बनते, अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं, वो एक ही बार में परफेक्ट कैसे बन सकते हैं, है ना। तो जैसे जैसे नए डेटा और फीडबैक मिलते रहते हैं, फीडबैक लोगों से उसका जो फीडबैक मिलता रहता है, तो जो एनालिस्ट होते हैं वो उसमें रिफाइन करते रहते हैं, पॉलिसी में चेंजेस करते रहते हैं। कभी कभी पॉलिसी बनाना बहुत क्रिएटिव थिंकिंग होता है और ये चीज़ बहुत हार्ड वर्क मांगता है, दोनों मांगते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग प्लस हार्ड वर्क। प्रॉब्लम से लेके बेस्ट सल्यूशन तक पहुंचना कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं हो पाता, एक ही लाइन में नहीं हो पाता बेस्ट सल्यूशन तक जाना।
कभी उल्टा पुल्टा, कभी लोपिंग में भी होता है। बहुत उलझा हुआ काम है ये, राइट, बहुत हार्ड काम है। इसीलिए एनालिस्ट को पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों रखनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है और लचीलापन ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो इसमें हमने देखा कि एक एग्जाम्पल, इसमें आपका जो एग्जाम्पल है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। मैंने आपको सिटी वाला एग्जाम्पल देके ईजी वे में समझाने की कोशिश की है। अब हम बात करेंगे फोरकास्टिंग ऑफ इवेल्युएशंस एंड अल्टरनेटिव्स की। ठीक है, फोरकास्ट करना। देखिए, थर्ड स्टेप ये कहता है कि फोरकास्टिंग का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करना, और इवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना, और अल्टरनेटिव्स का यानी पॉसिबल जो रिजल्ट आए हैं उनका इम्पैक्ट को पहले से ही समझने की कोशिश करना। देखिए, जब हमारे पास मल्टीपल पॉलिसी के ऑप्शन होते हैं, अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो क्या होता है, तो हर एक का अलग इफेक्ट होता है। तो जो एनालिस्ट होते हैं उनको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि अगर हमने ऑप्शन ए चूज़ किया लेते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन बी चूज़ करेंगे तो क्या होगा, और ऑप्शन सी चूज़ करेंगे तो क्या होगा। फोरकास्टिंग का मतलब, फोरकास्टिंग का जो मॉडल के थ्रू, ये जो है ना, ये मॉडल के थ्रू होती है फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी मॉडल के थ्रू। कुछ बेसिक होते हैं, कुछ हाईली साइंटिफिक होते हैं, जैसे कंप्यूटर स्टिमुलेशन करना, ये सब बहुत बड़े बड़े होते हैं वो तो, है ना। देखिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर हमने सिटी का एग्जाम्पल लिया था, ट्रैफिक सिस्टम वगैरह का। अब यहाँ पे हम एयर पोल्यूशन का लेते हैं, वो भी दिल्ली के अंदर यूनिक एग्जाम्पल लेंगे, है ना। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन का एग्जाम्पल है उसको लेकर चलते हैं। मान लो दिल्ली में एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स हैं। कितने अल्टरनेटिव्स हैं? 3। पहला है एक ओड इवन रूल, कार रिस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या है, इमिशन को कंट्रोल करना। और तीसरा है प्लांटेशन और ग्रीन जोन वगैरह बना के रखना। ये पोल्यूशन कंट्रोल के अल्टरनेटिव्स हैं, राइट। अब जो एनालिस्ट है वो उसको ये प्रेडिक्ट करना होगा कि अगर ये 3 अलग ऑप्शन इम्प्लीमेंट किए जाएं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो हमारी AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होती है, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होगा, कॉस्ट कितनी बढ़ेगी, पैसा कितना लगेगा, लोगों की डेली लाइफ पे क्या असर पड़ेगा इससे। ये पहले ही सोचना पड़ता है, पॉलिसी बनाने वालों को फोरकास्ट करना पड़ता है ये चीज़। यानी कि वेदर डेटा प्लस इमिशन, डेटा प्लस ट्रैफिक वॉल्यूम का यूज़ करके सिमुलेशन का मॉडल रन करेगा, राइट। मतलब ये सब एनालिस्ट को पहले ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है, फोरकास्ट करना पड़ता है। ये मॉडल बताएगा कि अगर हमने ओल्ड इवन वाले को चुना तो मशीन चले तो AQI में 20% इम्प्रूवमेंट होगा और ट्रैफिक इनकन्वीनियंस 40% लोगों को होगी। तो ये अलग अलग तरीके से इसके वो निकल सकते हैं। इसी प्रोसेस को फोरकास्टिंग कहते हैं। पहले अनुमान लगा लेना और पहले प्रिडिक्शन कर लेना। फॉर एग्जाम्पल से ये हमने समझ लिया। फिर इवेल्युएट करना, किसको, हमारे अल्टरनेटिव्स को। फोरकास्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इवेल्युएशन। अब जो एनालिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि हर अल्टरनेटिव के प्रॉज और कॉन्स क्या हैं, क्या उसमें अच्छाई है, क्या उसमें बुराई है, प्लस और नेगेटिव सारा देखेंगे, क्या सही है, क्या करना चाहिए। यानी कि चेक करना, सिंपल भाषा में बोले तो चेक करना, कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है और किस कॉस्ट पर देता है। ओल्ड इवन मान लो रूल लगाते हैं, उसका इम्प्रूवमेंट, उसके प्रॉस देख लो, बेनिफिट क्या है भाई, AQI इम्प्रूव होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्प्रूव होती है भाई, कॉस्ट तो बहुत है, लोगों को इनकन्वीनियंस होगा, कॉस्ट हाई है उसकी। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल कर लेंगे तो बेनिफिट क्या होगा, लॉन्ग टर्म एयर क्वालिटी इंप्रूव, लेकिन कॉस्ट इंडस्ट्री लूज कर जाएगी, जॉब इम्पैक्ट प्रभाव पड़ेगा इंडस्ट्रियल। अगर हमने औद्योगिक पर प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया तो हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं तो बेनिफिट तो ये होगा कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल इम्पैक्ट करेगा, बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत ही स्लो रिजल्ट देता है, हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत है पेड़ पौधों वगैरह को ग्रीन जोन बना के रखने में। तो एनालिस्ट जो होते हैं वो इन सब पर क्या करते हैं, बढ़िया चर्चा करते हैं, ऑप्शंस का कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से देखते हैं, कितना पैसा लग रहा है वर्सेस कितना सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फ़ायदा मिल रहा है, ये चीज़ें देखना।
एक तरह से पहले ही इन सब अल्टरनेटिव की जांच पड़ताल करके फोरकास्ट कर लेना बहुत इजी है। इससे क्या होगा, इससे अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी का इसमें क्या रोल है। कभी कभी फ्यूचर के रिजल्ट हमें एग्जैक्ट पता नहीं, आप भविष्यवाणी करके एकदम फ्यूचर तो पूरा नहीं देख लेंगे ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। जैसे अभी कोई वेदर की कोई भविष्यवाणी कर रहे कि आज यहाँ पर बारिश आएगी, क्या पता बारिश ना आए, तो एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स की ये जीतेगा वो जीतेगा, ये टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं या इकोनॉमिक शिफ्ट्स अनप्रिडिक्ट, ये सब बहुत चीज़ें ना, ये सब प्रिडिक्टेबल नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल होती है। इनकी भविष्यवाणी सटीक तौर पे नहीं की जा सकती। तो ऐसे में जो एनालिस्ट डिसीजन ट्री बनाता है, क्या बनाता है, डिसीजन ट्री बनाता है। एक ट्री याद रखेंगे, डिसीजन ट्री कहते हैं इसे, वो बनाता है। एक तरह का चार्ट आप कह सकते हो, एक तरह का माइंड मैप, जिसमें सब पॉसिबल आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखी होती है। ये चार्ट है एक, देखिए जैसे ये एक चार्ट है, इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसमें एक प्रोज एंड कॉन्स, सबके अल्टरनेटिव के सबके अच्छाई बुराई भलाई सब लिखा हुआ होता है उसमें, वो चार्ट बनाता है वो। जैसे किसी में 60% फ़ायदा हो रहा है, किसी में 30% हो रहा है, ऐसे करके। तो इस डिसीज़न मेकर, इससे क्या होता है, जो डिसीज़न लेने वाला जो डिसीज़न मेकर है उसको क्या मिलती है, क्लैरिटी मिलती है और रिस्क लेवल कम हो जाता है। इससे उसको पता चल जाता है कि किस फील्ड में क्या रिस्क है, ये ऑप्शन चूज़ करने से क्या रिस्क है, राइट। फिर कॉस्ट बेनिफिट और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एनालिस्ट को ये भी देखना होता है कि बेनिफिट और कॉस्ट कौन भुगत रहा है, किसको भुगतना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल का फ़ायदा सब लोग उठाएंगे, लेकिन खर्चा मोस्टली गवर्नमेंट या फिर जो पैसा दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, उनको मिलेगा। इंडस्ट्री लॉस में जाएगी, लेकिन पब्लिक को क्लीनर एयर मिलेगी। इंडस्ट्री लॉस में तो जा रही है, लेकिन पब्लिक को क्या है भाई, हवा साफ मिलेगी। तो दोनों तरफ से दोनों के फ़ायदे नुकसान देखे जाते हैं। इसीलिए पॉलिसी बनाना इतना ईजी नहीं होता है, ये बड़ा ही बैलेंसिंग एक्ट है। क्या है ये, एक बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग, सबको साथ लेके चलना पड़ता है इसमें, ये बैलेंसिंग एक्ट होता है, राइट। पॉलिसी मेकर को डिसाइड करना होता है कि किस लेवल का ट्रेड ऑफ एक्सेप्टेबल है, जनता जिसे आराम से स्वीकार कर सके वो अपनाओ। एक्सपर्ट कंसल्टेशन ज़रूरी है। एनालिसिस्ट हर चीज़ अकेले नहीं कर सकता, उसको हर चीज़ में एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कोई साइंटिस्ट, कोई इकोनॉमिस्ट, इंजीनियर, सोशल वर्कर, सबकी ज़रूरत है, तो ताकि वो पॉलिसी के हर एंगल को देख सके, हर पर्सपेक्टिव से देख सके, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इंजीनियरिंग के ढंग से, सोशल वर्कर के तौर पर हर चीज़ को देख कर जो है ना वो अपने डिसीजंस लेता है। तो बहुत ज़रूरी है ये, इसीलिए इसको पॉलिसी मेकिंग को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर फील्ड का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ये बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है और इसीलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे मेकिंग अ चॉइस की। मेकिंग अ चॉइस फोर्थ स्टेप है। इसका मतलब होता है कि पॉलिसी में डिसीजन लेना या फिर फाइनल एक्शन को अपने आप को डिसाइड कर लेना। ये सब पॉलिसी एनालिसिस का लास्ट और सबसे क्रूशियल स्टेज होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या किया था, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, अल्टरनेटिव्स बना लिए, हर अल्टरनेटिव्स को फोरकास्ट कर लिया, इवेल्युएशन कर लिया, हर ऑप्शन को इफेक्ट और कॉस्ट बेनिफिट भी चेक कर लिया। अब आता है फाइनल डिसीजन मेकिंग। कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। देखिए सिंपल अगर हम बात करें तो कुछ केसेस में डिसीजन लेना इजी होता है। जब हर अल्टरनेटिव्स के रिजल्ट क्लियर और प्रिडिक्टेबल होते हैं तो वहाँ हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। जैसे हम एक स्कूल में, हमें एक स्कूल मील पॉलिसी बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो एनालिसिस है बाद में हमने क्लियरली दिखता है कि हाँ भाई ये इसमें होगा, फ्री लंच देना है, अटेंडेंस होता है, और फिर पेड लंच में अटेंडेंस ये है। तो यहाँ सिर्फ सिंपल डिसीजन लेना था, हमने ले लिया कि बेटर है भाई फ्री लंच देना है सबको। तो कम्प्लेक्स सिचुएशन की बात करते हैं, लेकिन हमेशा पॉलिसी सिंपल नहीं होती है। कई बार रियल वर्ल्ड इतना कम्प्लेक्स होता है, इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था। तो अगर मैंने ये पॉलिसी लगाई तो लोग, इंडस्ट्री, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, ये भी सोचना पड़ता है। यानी डिसीजन मेकर को पॉसिबल आउटकम्स के बीच अपनी प्रेफरेंस डिसाइड करनी पड़ती है कि किसको मैं
प्रेफरेंस दूं, कौन सा रिजल्ट ज़्यादा डिज़ायरेबल है और कौन सा मैनेजेबल है। मैंने वाटर यूजेस पॉलिसी को डिसाइड करना है, कोई भी राइट कोई भी वाटर यूजेस पॉलिसी, आपको कोई भी किसी भी तरीके से आपको वाटर यूजेस पॉलिसी को डिसाइड करना है। अगर आप पानी पे टैक्स लगाते हो तो लोग पानी बचाएंगे, लेकिन पुअर लोग परेशान होंगे। अगर फ्री वाटर देते हो तो सब लोग पानी का वेस्टेज करेंगे, इससे क्या होगा, वाटर की स्कैर्सिटी बढ़ेगी। तो डिसीजन मेकर को ये सोचना पड़ेगा कि मुझे वाटर सेविंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है या अफोर्डेबिलिटी। मतलब हर चॉइस के अपने हम कह सकते हैं ट्रेड ऑफ्स होते हैं और प्रेफरेंसेस के बेसिस पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। डेटा और डिसीजन का गैप क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। डेटा और डिसीजन में गैप कैसे आता है। मेकिंग ऑफ चॉइस करते समय ना कुछ देखिए कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती है हमारे सामने, लेकिन हमेशा पॉलिसी मेकिंग सिंपल नहीं होती। कई बार रियल वर्ल्ड के कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल एग्जांपल्स जैसे हमने देखे, ठीक है। तो इसका मतलब डिसीजन मेकर को पॉसिबल आउटकम्स के बीच प्रेफरेंस डिसाइड करना पड़ता है, राइट। उसके बाद हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया। फिर क्या होता है, डेटा और डिसीजन का गैप आ जाता है बीच में। डेटा और डिसीजन का गैप आ जाना, डिसीजन के गैप के बीच की बात करते हैं। देखिए एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात है, पॉलिसी रिपोर्ट बनती है। पहले क्या होता है, पॉलिसी जो है वो रिपोर्ट बनती है, फिर डेटा कलेक्शन होता है। पहले रिपोर्ट बनी, फिर डेटा का कलेक्शन हुआ लेकिन वो उसे ही नहीं होता, यूज़ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि या तो डिसीजन मेकर उन्हें यूज़ नहीं करते या एनालिस्ट ने एनालिसिस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया होता है कि समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड एनालिसिस भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। गुड एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा बेकार है अगर वो क्लियरली कम्युनिकेट ना किया जा सके। तो ज़रूरी क्या हो गया यहाँ पे, कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। क्लियर कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है होना। पॉलिसी एनालिसिस का आउटपुट सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। जब आप पॉलिसी को एनालिसिस करते हो ना, तो जो उसका क्रक्स निकल के आता है वो आपको समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकर्स के पास टाइम नहीं होता है लेंदी रिपोर्ट्स पढ़ने का, तो एनालिस्ट को अपने रिजल्ट्स इतने क्लियर और विजुअल वे में दिखाने चाहिए कि इसेंशियल पॉइंट्स जो होते हैं वो सिर्फ समझ में आ जाए और हाईलाइट्स हो जाएं, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है हर चीज़ को, कम्युनिकेशन को क्लियर रखो। नाउ हम बात करेंगे फोरकास्टिंग और इवेल्युएशन का रोल इन चॉइस में क्या है। क्या मतलब है कि जब हम पॉलिसी साइकिल के एक स्टेप चॉइस की बात करते हैं, इसमें फोरकास्टिंग का क्या यूज़ आता है। फ्यूचर अनसर्टेन होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर एनालिस्ट ने फोरकास्टिंग और इवेल्युएशन अच्छे से किया है तो डिसीजन मेकर के पास स्ट्रॉन्ग बेस होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होती है चूज़ करने के लिए। अगर बढ़िया तरीके से आपका डिसीजन मेकर ने बढ़िया तरीके से चूज़ किया है, फोरकास्टिंग किया है, तो मतलब फोरकास्टिंग बताता है क्या हो सकता है फ्यूचर में, इवोल्यूशन बताता है कौन सा बेटर है, मूल्यांकन करके आप देखते हैं कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी पॉलिसी, और चॉइस डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, हमने क्या चीज़ को जो है चुना है, हम क्या करेंगे। तो ये तीन चीज़ें मिलकर रैशनल डिसीजन, तार्किक निर्णय लेने में हेल्प करती हैं हमारी। कॉस्ट बेनिफिट और रैशनल डिसीजन क्या हो गया, कॉस्ट बेनिफिट और रैशनल डिसीजन क्या होते हैं। तो देखिए अ गुड पॉलिसी डिसीजन वही होता है जिसमें एनालिस्ट ने हर ऑप्शन के खर्च को, कॉस्ट को, बेनिफिट्स को, फ़ायदे को, रिस्क जो होती है अनसर्टेनिटी, सबको ऑब्जेक्टिवली कंपेयर किया है एक दूसरे के साथ। अगर डिसीजन मेकर के पास ये फ्रेमवर्क है तो वो इमोशन या पॉलिटिक्स के बेस पर नहीं बल्कि फैक्ट के बेस पर बात करेगा और लॉजिक की बात करेगा। मेन बात है लॉजिक की बात करेगा, रैशनल तभी तो होगा ना। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे होती है। देखिए हम कह सकते हैं कभी कभी पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस के इंटरफेयर के कारण, उनके हस्तक्षेप के कारण बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं। मतलब डिसीजन लॉजिकली सही होता है लेकिन पॉलिटिकल इंटरेस्ट के वजह से, राजनीतिज्ञों का जो खुद का इंटरेस्ट होता है ना, उसके वजह से डिले और मैनिपुलेशन
और इग्नोर भी किया जा सकता है। इसीलिए पॉलिसी एनालिस्ट का काम है एक्सपर्ट एडवाइस लेना। किससे एडवाइस लेना? एडवाइस लेना एक्सपर्ट लोगों से। ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता को बनाए रखना और मतलब डिसीजन मेकिंग को डाटा ड्रिवन बनाना ताकि हर चीज़ फैक्चुअल रहे, रैशनल रहे। ये चॉइस में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की। क्या है इसका मतलब? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जो पॉलिसी को रियल लाइफ में एक्शन जो है तो होता है उसमें बदलना, यानी क्रियान्वयन करना। हम कह सकते हैं पेपर में लिखी हुई पॉलिसी जो होती है तब तक सक्सेसफुल नहीं होती है जब तक वो लोगों तक पहुंच नहीं जाती और हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट होते हैं वो नहीं देती, है ना। इम्प्लीमेंटेशन का सिंपल एग्जाम्पल अगर देखें तो मान लो कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि सब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। अब ये सिर्फ एक पॉलिसी स्टेटमेंट है। इसको रियल लाइफ के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होगी। स्कूल बनाना होगा, टीचर्स रिक्रूट करने होंगे, बुक्स और मिड डे मील की प्रोवाइड करनी होगी, वो व्यवस्था करनी होगी, बजट एलोकेट करना होगा, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होगा, फिर मॉनिटरिंग करना होगा साथ ही साथ, तब जाकर ये इम्प्लीमेंट का काम है और पॉलिसी के गोल्स को रिजल्ट में बदलेगा, है ना। क्या इम्पोर्टेंस क्या है इस इम्प्लीमेंटेशन की? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन से ही मेज़र होती है। वास्तव में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या सक्सेसफुल है नहीं है ये सब कब डिसाइड होगा? ये इम्प्लीमेंटेशन से ही डिसाइड होता है। अगर गवर्नमेंट ने क्लीन सिटी मिशन लॉन्च किया है लेकिन खर्चा उठाने वाले ट्रक्स टाइमली नहीं आए, कचरा उठाने वाले जो होते हैं वो टाइमली नहीं आए या फंड्स डिले हो गए, तो पॉलिसी सिर्फ नाम की रह जाएगी भाई। ये होता है। व्हाट इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली डज, जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में करता क्या है भाई? तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बेसिकली एक ब्रिज है, एक ब्रिज होता है, पुल का काम करता है। पॉलिसी स्टेटमेंट थ्रू इम्प्लीमेंटेशन से एक्चुअल रिजल्ट आउटकम्स तक। देखिए यहाँ पर ए है, ठीक है। ए क्या हो गया? आपका स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा, मान लीजिए एक ब्रिज है, एक ब्रिज का काम करता है ये इम्प्लीमेंटेशन। और बी क्या है? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन आपकी क्या हो गई? आपके आउटकम्स, जो आपको गोल्स प्राप्त करके रिजल्ट आएंगे वो। ये ब्रिज बीच में क्या होगा? ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया, आपकी स्टेटमेंट वाली पॉलिसी को रियल लाइफ के एक्शन तक पहुंचाने का काम। आई होप यू गॉट इट ऑल। सो ये है, यानी इम्प्लीमेंटेशन ये एंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करें, जो संगठन है उसके जो उद्देश्य हैं वो अचीव करे, काम टाइम पर हो जाए सारा, कॉस्ट कम लगे जो पैसा वगैरह है, और प्रॉब्लम्स भी कम आए। ये एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी होती है और जिससे पॉलिसी सक्सेसफुली हमारी कंप्लीट होती है। पॉलिसी डिलीवरी सिस्टम भी इसी के अंदर आता है। वो क्या है? देखिए इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ना, एक प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम बनाया जाता है जिसके अंदर डिपार्टमेंट्स और ऑफिसर्स के रोल डिफाइन किए जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं उनके रोल वगैरह, ये एक प्रॉपर तरीके से ये डिलीवरी सिस्टम है, उसमें वो किया जाता है, सबके रोल्स बनाए जाते हैं। मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है, कैसे निगरानी रखनी है, किस डिपार्टमेंट पर कितनी निगरानी रखनी है, वो सब डिसाइड होता है। गोल तो ये होता है कि पब्लिक जो पॉलिसी हमने बनाई है उसके ऑब्जेक्टिव्स आउटकम में कन्वर्ट हो जाएं। जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो आउटकम बनकर निकलें, जैसे स्कूल चलने लगे अच्छे से, रोड्स बन जाए या पोल्यूशन कम हो जाए, वॉट एवर द कंडीशन में भी, कुछ भी हमारा गोल हो वो अचीव हो जाए, उसके आउटकम आ जाए, तब तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है ना पॉलिसी का, बढ़िया तरीके से एक्शन में आ गया है भाई। ओके, एक्शन में आ जाना हर चीज़। इम्प्लीमेंटेशन कम्स एक्शन, कम्स विद इन द एक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं ना, कंस्ट्रेंट्स भी तो होते हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन में, आने वाली प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो देखिए अब ये सब करना आसान नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारी ऐसे कॉन्स्ट्रेंट, रुकावटें आती रहती हैं।
सबसे पहले तो बात करें लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यानी हमारे पास फ्रीडम की बहुत कमी होती है, फ्रीडम का अभाव है। कभी कभी जो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेट हो गए, आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स हो गए, उन्हें अपने काम में पूरी फ्रीडम भी नहीं दी जाती है, क्योंकि जो राजनीति लोग होते हैं, उनसे ऊपर जो लोग होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उन पे प्रेशर डालते रहते हैं, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो, ऐसे। तो ऐसे में क्या होगा, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं, जो बड़े बड़े आईएएस या फिर सिविल सर्वेंट्स हैं, वो अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो पाबंद हो जाते हैं। किसके प्रति? वो राजनीतिज्ञों के प्रति, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके प्रति जवाबदेह हो जाते हैं। वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर रहता है उनके ऊपर। इसी को अगर एग्जाम्पल से समझे ना, तो अगर हेल्थ ऑफिसर है कोई को वैक्सीन का कैंपेन में लोकल पॉलिटिकल प्रेशर मिलता है कि सिर्फ हमारे एरिया में ज़्यादा डोजेज होती है ना जो आपकी वैक्सीनेशन की, वो दो, तो पॉलिसी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब उसको तो बात माननी पड़ेगी नेता की, एडमिनिस्ट्रेटर है ना, इसीलिए। तो इसका सल्यूशन क्या है कि भाई जो आप ग्राउंड लेवल पे आपकी पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ऑफिसर्स हैं, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दो, उनको थोड़ी स्वायत्तता दो, जिससे वो अपना काम खुद कर सकें। राइट, उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकें। राइट, फिर है लैक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़। अब इनके पास ना कमी है स्किल्स की, एक्सपर्ट नहीं है ये लोग इतने, कि इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल तब होता है जब ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा स्किल्ड और प्रोफेशनल होती है अपने काम करने में। बहुत अच्छा एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी होता है ब्यूरोक्रेसी के पास, तब वो क्या कहलाती है, एक बढ़िया प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट्स कहलाते हैं। लेकिन कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ना टेक्निकल नॉलेज की कमी होती है, लोगों को पता ही नहीं है टेक्निकल चीज़ों का यूज़ कैसे करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें ना, तो अगर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोजेक्ट के ऑफिसर को कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आती है, तो वो मतलब कहते हैं ना, इफ़िशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, मतलब दक्षता के साथ अपना कार्यक्षमता उसकी कमज़ोर पड़ जाएगी वहाँ पर। इसका क्या सल्यूशन हो सकता है कि भाई इनको ट्रेनिंग दो, टाइम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और एक्सपर्ट वाले लोगों को रिक्रूट करो, देखो कौन एक्सपर्ट है, किसको काम आता है, ताकि ऑफिसर के पास करेक्ट स्किल्स होनी ज़रूरी है। लेक ऑफ रिसोर्सेज की कमी, यानी साधन, जो आपके संसाधन हैं उनकी कमियां होना। बहुत बार पैसा, स्टाफ और टेक्निकल इक्विपमेंट की कमी होती है, तो इससे पॉलिसी एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर गवर्नमेंट ने रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाने का प्लान बनाया है मान लो, तो क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी के कारण डॉक्टर वहाँ नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिले, तो पॉलिसी हमारी फेल हो जाएगी। इसका क्या सल्यूशन हो सकता है? इसका सल्यूशन ये हो सकता है कि रिसोर्स अलोकेशन सही तरीके से करना और फंड को डिले मत करो, अवॉइड करो, डिले करना अवॉइड करो। फटाफट जहाँ फंड पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँचाओ, जितनी मशीन चाहिए, इक्विपमेंट्स वगैरह, ये सब होना चाहिए। फिर आता है लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब क्या है, जनता भी बहुत ज़्यादा ना पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कभी कभी लोग खुद पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो बोर हो जाते हैं, उन्हें प्रोग्राम के गोल्स का कोई नॉलेज ही नहीं होता है कि हमारे क्षेत्र में क्या चल रहा है क्या नहीं। वो कॉर्पोरेट ही नहीं करते हैं, थोड़ा सा होता है ना कॉर्पोरेट करके चलना, सहयोग देना थोड़ा सा अपना खुद का नहीं। अगर गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया और लोग जो होता है वो जो कचरा सेग्रेगेट करने में कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन जो हमने लगाया है, एक्शन जो लगाया है, वो फेल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो सल्यूशन इसका क्या हो सकता है? इसका यही सल्यूशन हो सकता है, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ, ये नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं ना, ये सब ये चलाओ, लोगों को जागरूक करो, थोड़ा बताओ। बहुत जिस टाइम 2014 के अंदर ये आया था, बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इसमें, बहुत अवेयरनेस कैंपेन चले थे, टीवी पे सारे दिन इसी चीज़ की बात थी, भाई भारत को स्वच्छ बनाना है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स और पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। वीक पॉलिसी डिज़ाइन से क्या होता है, जो कमज़ोर नीति होती है ना हमारी, उससे क्या होता है, कभी पॉलिसी के डिज़ाइन में ही फ्लो होता है, उसकी डिज़ाइनिंग ही अच्छे से नहीं होती, गोल्स अनरियलिस्टिक होते हैं। गोल्स तो आपने चुन ली एकदम आसमान से तारे तोड़ के लाने वाले जैसे, और आप कह रहे हैं भाई हमारी पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रही ढंग से। तो भाई आपके गोल तो रियलिस्टिक रखो, वास्तविक रखो, जो प्राप्त किए जा सकें, है ना। या रिसोर्स
कम एस्टिमेट किए जाते हैं, कभी कभी हमें कम ही दिए जाते हैं। ऐसे में इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी सक्सेस नहीं मिलती। तो ये होती है दिक्कत। अगर गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है, मान लीजिए कि 3 साल में 10 लाख हाउसेस बनाने का, लेकिन बजट सिर्फ 2 लाख हाउसेस का ही दिया गया, बजट ही नहीं मिला है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिली है, तो अब नेताजी इतने महान तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसा लगाकर वो पूरे 10 लाख घर बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे भाई। तो पॉलिसी डिज़ाइन ही यहाँ पर वीक है, इसी को कहते हैं पॉलिसी डिज़ाइन वीक होना। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो आपकी क्रियान्वयन हो रही है किसी चीज़ का, उससे पहले रियलिस्टिक पॉलिसी डिज़ाइन और प्लानिंग करना। वास्तविक पॉलिसी डिज़ाइन करो, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाओ, अपने प्लान बनाओ। अब इनके बीच में ना रिलेशनशिप क्या है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में आपस में भी तो कोई रिलेशनशिप होगा ना इनका, वो क्या है? इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन एक दूसरे क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अगर डिज़ाइन में क्लैरिटी और प्लानिंग अच्छी है तो इम्प्लीमेंटेशन स्मूथ होता है। पॉलिसी के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, स्ट्रेटेजी, ये सब डिसाइड करते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा, है ना। ये सब क्या करते हैं, डिज़ाइन वो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि फाइनल आउटकम क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, अगर वैक्सीनेशन पॉलिसी के डिज़ाइन में क्लियर टाइमलाइन, सफिशिएंट स्टाफ और लॉजिस्टिक प्लानिंग इंक्लूड है तो इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल होगा। इसमें समझते हैं कि पॉलिसी मॉनिटरिंग क्या होती है, यानी नीति का निगरानी रखना। पॉलिसी मॉनिटरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान होती है। निगरानी रखना मतलब नज़र रखना, स्क्रूटनी बनाए रखना। जब गवर्नमेंट किसी पॉलिसी या प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही होती है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, तब उसके प्रोग्रेस और उसके रिजल्ट को देखते रहना ही मॉनिटरिंग कहलाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि रिसोर्सेज जैसे कोई पैसा, मैन पावर, टाइम, ये सब कुछ चीज़ें इफ़िशिएंटली यूज़ हो, बेफालतू में इसका मिसयूज़ ना हो और पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो जाएं। यही इसका महत्व भी है। महत्व यही है ना, मॉनिटरिंग से पता चलता है कि पॉलिसी सही डायरेक्शन में जा रही है या गलत डायरेक्शन में जा रही है ना। यह इंश्योर करती है कि जो रिसोर्सेज हमें दिए गए हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग से क्या होता है, पॉलिसी जल्दी और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। इससे पॉलिसी मेकर्स को टाइम पर सही डिसीजन लेने में क्या मिलती है, मदद भी मिलती है। मॉनिटरिंग एक फीडबैक सिस्टम है, जैसे होता है ना कि फीडबैक देना, वापस से चेक्स देना कि हाँ भाई सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो बताता है कि सुधार की भाई ज़रूरत है, रिफॉर्म की नीड है। इसमें फीडबैक का काम करता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं? पॉलिसी मॉनिटरिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, इसका मेन काम है एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना, जिसमें पॉलिसी बनाने वाले जो मेकर्स हैं वो क्या करें और इम्प्लीमेंटर्स जो उसको क्रियान्वयन या लागू करते हैं वो दोनों सही समय पर सही जानकारी उनको मिले, ताकि पॉलिसी को ऑब्जेक्टिव से जो है वो बहुत ही करीब रखा जा सकते, मतलब गोल के बहुत पास में रखा जा सके। इसके बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? कॉस्ट रिडक्शन, यानी खर्च जो है वो कम होता है इससे। टाइम सेविंग, टाइम की बचत होती है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर होता है। टाइमली करेक्शन जो होता है वो पॉसिबल है, अगर आपको पहले ही फीडबैक मिल जाए मॉनिटरिंग के दौरान ही कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जो है ना सही नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं ये कुछ घपला कर रहे हैं, अगर आपको इस चीज़ का फीडबैक मिल जाएगा तो आप वहीं पे पॉलिसी में सुधार कर देंगे, है ना। तो ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं पॉलिसी के, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो पॉलिसी मॉनिटरिंग के दौरान जो है देखने को मिलती हैं, वो क्या है? पुअर सिस्टम डिज़ाइन है यहाँ का। इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम अगर वीक है, डिज़ाइन का है, मतलब बढ़िया नहीं है, वीक है, तो मॉनिटरिंग जो होगी ना वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। फिर टाइम कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो स्टाफ लोग रिजल्ट के प्रेशर में मॉनिटरिंग स्टेप जो होते हैं वो स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग मॉनिटरिंग का उनके ऊपर प्रेशर है भाई, कुछ स्टाफ है वो मान लो एक फॉर्म में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही है, तो वो डर के मारे, प्रेशर के मारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं ना उसको मिस कर देते हैं।
तो ये देखने को मिलता है। मॉनिटरिंग का ये नुकसान है, होता है ना, हम पर कभी कोई क्लास टीचर हम पे प्रेशर बना रहा होता है कि भाई दिखाओ होमवर्क, कॉपी देखें, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ गलत लिख देते हैं, ऐसा वही सेम चीज़ है। लैक ऑफ करेक्टिव एक्शन, मतलब कि जब परफॉर्मेंस हम कहते हैं डेविएट्स होती है, राइट हो रही होती है, तब करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है कि जिस टाइम कोई भी काम चल रहा है उस समय हम करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की कमी होती है। या तो वो कमी हमारे नॉलेज में हो सकती है कि चलते काम में हम कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, या फिर कोई स्किल की कमी हम कह सकते हैं, है ना। परफॉर्मेंस के दौरान जब है हम प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है हमारे पास कि हम उस चीज़ को, वो जो गलती हो रही है उसको सुधार लें, राइट। इग्नोरेंस, लैक ऑफ स्किल्स तो देखने को मिलती ही मिलती है। मॉनिटरिंग स्टाफ के पास ट्रेनिंग और अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा अभाव होता है, तो उन्हें मॉनिटरिंग का सही मेथड नहीं पता होता, इसी के कारण इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग जो है वो नहीं हो पाती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, हमने पढ़ा इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस है जो सक्सेस, पॉलिसी के सक्सेस को इंश्योर करता है, पॉलिसी के सक्सेस को इंश्योर करता है, राइट। अगर मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग और वेल डिज़ाइंड है तो पॉलिसी हमारी बड़ी अच्छी हो। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के आउटकम्स की, कि पॉलिसी के आउटकम्स क्या होते हैं, जो नीति बनी है उसके परिणाम क्या होते हैं। पॉलिसी आउटकम का मतलब होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद जो एक्चुअल रिजल्ट आते हैं उन्हें देखना और इवेल्युएट करना। ये देखते हैं कि पॉलिसी का असर जो है वो टारगेट ग्रुप, जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, जिनको टारगेट करके उन पर हुआ, उन पर कुछ प्रभाव पड़ा या नहीं। यानी पॉलिसी आउटकम बताता है कि पॉलिसी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया या नहीं किया। डिफरेंस क्या है पॉलिसी आउटपुट, हमने बहुत बार ऊपर पढ़ा है, पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है, पॉलिसी आउटपुट और आउटकम में फिर से देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलिसी आउटपुट गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे डिसीजन, एक्शंस, ये प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल घर बनाना, राइट। और पॉलिसी आउटकम क्या हो गया, उसका एक्चुअल इफेक्ट लोगों पर क्या हुआ, जैसे लोगों ने वो घर लिया या नहीं लिया, लोगों को वो घर मिला या नहीं मिला, बेनिफिट मिला या नहीं मिला, वो ओके। एक्शन एक तरह से आउटपुट है आपका, एक्शन जो हुआ है वो आउटपुट जो विजिबल है। तो आउटपुट मीन्स व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट ने क्या किया, और आउटकम मतलब व्हाट एक्चुअली हैपन्स बिकॉज ऑफ इट, जो गवर्नमेंट ने किया उसके कारण क्या हुआ, वो आउटकम है, राइट। मान लीजिए गवर्नमेंट ने पुअर लोगों के लिए हाउसिंग सिस्टम, घर का कोई स्कीम लेकर आई, लॉन्च की है हाउसिंग स्कीम, हाउस बन गए, ये क्या हो गया आपका, ये आउटपुट हो गया। बढ़िया घर बन गई, ये क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। लेकिन अगर उन घरों में कोई रह ही नहीं रहा है क्योंकि साइज, डिज़ाइंस या फिर क्वालिटी पसंद नहीं थी किसी को, तो आउटकम ना आपका फेल हो जाएगा, आउटकम आपका नहीं निकल के आ पाएगा। कोई घर इनमें रह ही नहीं रहा जो गवर्नमेंट ने टारगेट ग्रुप के लिए बनाया था, यानी टारगेट कंप्लीट हुए लेकिन बेनिफिट नहीं मिला उसका, आपको आउटकम नहीं मिला, आउटपुट तो मिला, आउटकम नहीं मिला है आपको। पॉलिसी आउटकम को स्टडी करने के मेन पर्पस है पॉलिसी इवेल्युएशन करना। आप पहले पॉलिसी को इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन कीजिए, फिर बाद में आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं आउटकम को। पॉलिसी ने, देखिए ये देखना है हमें नॉर्मली कि पॉलिसी ने जो सोचा था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, टारगेट ग्रुप की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आई या नहीं आई, क्या पॉलिसी सही डायरेक्शन में थी या नहीं, या उसमें कोई करेक्शन की ज़रूरत थी, ऐसा। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, पॉलिसी आउटकम की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। पॉलिसी आउटकम से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ इवेल्युएट करने का एक मौका मिलता है। ये बताता है कि पॉलिसी के रियल रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर किए जाते हैं, क्या है ग्राउंड लेवल पे क्या स्थिति है। फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग के लिए वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है, आगे आने वाली भविष्य में जो हम पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए हमें एक फीडबैक का काम करेगा ना, हमें पहले ही पता होगा कि हाँ भाई हमें किस तरह से करना है। अगर आउटकम्स नेगेटिव हैं तो इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन दोनों में सुधार किया जा सकता है। आउटकम से हमें क्या पता चल जाएगा भाई, आपको जब फीडबैक जाएगा ना वापस, तब सुधार करना है इसमें, तो इससे हमें पता चल जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पॉलिसी आउटकम पढ़ा। अब हम पॉलिसी के इवैल्यूएशन की बात करते हैं। पॉलिसी का जो मूल्यांकन है, आउटकम हो गया, अब हम आउटकम से क्या निकलेगा, इवैल्यूएशन निकलेगा। पॉलिसी का मूल्यांकन करना, नीति का मूल्यांकन करना।
पॉलिसी इवैल्यूएशन पॉलिसी प्रोसेस का फाइनल स्टेज होता है। जब एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तब उसके इम्पैक्ट और उसके यूज़फुलनेस कि कितना उसका काम आया है वो देखना, तब उसके जो है इम्पैक्ट को भी देखा जाता है। और ये सब एसेस करना क्या कि इवैल्यूएशन ही कहलाता है कि कैसे काम कर रहा है क्या नहीं, मूल्यांकन करना, राइट, इवैल्यूएट करना। तो देखिए इवैल्यूएशन ये देखता है कि जो पॉलिसी है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाई या नहीं और सोसाइटी का उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये देखना इसका काम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन, अगर हमने मॉनिटरिंग भी पढ़ा था वो भी सिमिलर साउंड कर रहा था, और इवैल्यूएशन है ये भी सिमिलर सा साउंड कर रहा है ना। यहाँ समझ लेते हैं मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन इज़ नॉट मॉनिटरिंग। यहाँ कहा गया है, ये एक ही नहीं है, अलग अलग हैं भाई, दोनों अलग अलग हैं। समझते हैं बेसिक डिफरेंस को। जो मॉनिटरिंग होती है उसमें क्या बात की जाती है मॉनिटरिंग में कि फोकस जो होता है, इसका जो फोकस है वो किस पर होगा, मॉनिटरिंग का फोकस किस पर होगा, व्हाट हैपेंड, हाउ एंड वाई, क्या हुआ, कैसे और क्यों हुआ, इस पर होगा। वहीं जो इवैल्यूएशन है वो किस पर बात करेगा, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि इससे क्या बदलाव आया, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, पॉलिसी ने क्या बदलाव लाया, राइट, ये बात करेगा। जो मॉनिटरिंग है उसका नेचर कैसा होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, सतत प्रक्रिया रहेगी इसमें, ऑनगोइंग है। और जो ये इवैल्यूएशन है ये किसके बाद होगा, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद, पूरा आपका क्रियान्वयन लागू वगैरह हो गई उसके बाद में, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवैल्यूएशन का काम स्टार्ट होगा। मॉनिटरिंग का पर्पस क्या होता है, पर्पस, उद्देश्य, कंट्रोल करना, रिव्यू करना जो काम चल रहा है उसको। वहीं जो इम्प्लीमेंटेशन, जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन क्या करेगा, मेजर जो इम्पैक्ट आए हैं उसकी सही यूज़फुलनेस वो देखना, राइट। उसके बाद जो मॉनिटरिंग है उसमें हम कह सकते हैं पॉलिसी के प्रोग्रेस को देखना, पॉलिसी कैसे आगे बढ़ रही है उसको देखना। वहीं इवैल्यूएशन पॉलिसी के रियल रिजल्ट को जज करना, जो पॉलिसी ने रिजल्ट दिया है उसको जज करने का काम कौन करेगा, उसको जज करने का काम इवैल्यूएशन करेगा। तो हमने बेसिक डिफरेंस भी समझ लिया। अगर शॉर्ट में कहें ना तो क्या कह सकते हैं हम, शॉर्ट में कहेंगे तो कि मॉनिटरिंग क्या है, मॉनिटरिंग का मतलब है जो प्रोसेस को चेक करना कि वो सही है या नहीं। वहीं इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि रिजल्ट चेक करना, एंड में जो रिजल्ट निकल कर आया उसको चेक करना। इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है, पॉलिसी का इम्पैक्ट मेजर करना, सोसाइटी पर क्या असर पड़ा ये देखना उद्देश्य है। देखना कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं, पॉलिसी की इफेक्टिवनेस और यूजफुलनेस को समझना, फ्यूचर के लिए बेटर पॉलिसीज बनाना, ये मुख्य उद्देश्य हैं इवैल्यूएशन के, मूल्यांकन के। फंक्शंस ऑफ पॉलिसी इवैल्यूएशन कैसे काम करता है, नीति मूल्यांकन के कार्य कैसे काम करते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन देना कि भाई इवैल्यूएशन रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है। एक तो आपको मूल्यांकन की पॉलिसी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया वो डेटा के रूप में आपके पास आएगा, डेटा के रूप में, राइट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं ये तो डेटा में ही मिलेगा ना आपको। उसके बाद गोल्स और ऑब्जेक्टिव को क्लैरिफाई करना, इवैल्यूएशन से समझ आता है कि पॉलिसी के गोल्स सही थे या उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। फिर पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग करना, अगर इवैल्यूएशन से पता चले कि पॉलिसी एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रही है तो उसे रीस्ट्रक्चर करो भाई, रिप्लेस कर दो या टर्मिनेट, ख़त्म कर दो, बंद कर दो, किया जा सकता है ना। ये न्यू पॉलिसीज़ के लिए गाइडलाइंस देता है हमें इवैल्यूएशन। क्या देता है इवैल्यूएशन, न्यू पॉलिसी बनाने के लिए एक तरह से गाइडलाइन प्रदान करता है। इवैल्यूएशन से क्या होता है, गवर्नमेंट को नए ऑब्जेक्टिव्स और सल्यूशंस मिलते हैं जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, राइट। अब देखिए क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं इवैल्यूएशन के। एनालिस्ट जो होते हैं वो अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं ताकि पॉलिसी के रिजल्ट को मेज़र किया जा सके। अलग अलग वो समानता का यूज़ करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं,
एफिशिएंसी की बात करते हैं, पैरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करना, एडिक्वेसी की बात करना, ये सब चीज़ों की बात करते हैं वो। देखिए इन्हें समझते हैं। इक्विटी का मतलब क्या हो गया? इक्विटी का मतलब है पॉलिसी सभी लोगों के साथ एकदम क्या रहे, फेयर रहे, निष्पक्ष रहे, राइट, जस्ट रहे, एकदम जस्टिस के साथ काम करे, या फिर फेयर और जस्ट है या नहीं ये देखना, इक्विटी। एफिशिएंसी यानी दक्षता, क्या पॉलिसी ने अपने रिजल्ट्स एफिशिएंटली अचीव किए, बढ़िया, जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी अचीव किए, कि कर तो रहे हैं अचीव, साल 2-3 कितने सालों में कर रहे हैं, नहीं, दक्ष होना चाहिए काम में, दक्षता अच्छी होनी चाहिए, कार्यक्षमता से किए या नहीं किए, क्या सेम रिजल्ट बेटर तरीके से मिल सकता था और आसान वे में मिल सकता था, ये देखना। प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस की बात की गई है यहाँ पर, यानी पॉलिसी ने अपने गोल्स अचीव किए या नहीं किए प्रभावी ढंग से। एडिक्वेसी मतलब होता है पर्याप्तता, पॉलिसी ने प्रॉब्लम को कितने लेवल तक सॉल्व किया, पूरा या आधा, पर्याप्त है इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करना या नहीं है, ये चीज़ देखना। प्रतिक्रियाशीलता मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी पॉलिसी जो है लोगों की रियल नीड्स, जो उनकी रियल में नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, और फीडबैक के अकॉर्डिंग थी या नहीं थी। लोगों ने फीडबैक तो दे दिया, सरकार ने अपनी चलती हुई प्रोसेस वाली पॉलिसी में कुछ चेंज ही नहीं किया, तो क्या फ़ायदा भाई फीडबैक का, जब नीड ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है लोगों की। एप्रोप्रिएटनेस क्या होता है, क्या पॉलिसी सिचुएशन और प्रॉब्लम के हिसाब से थी, एप्रोप्रिएट थी या नहीं थी, ये देखना। उदाहरण से समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी बनाई जिससे जो हम कह सकते हैं ड्रॉप आउट रेट्स कम करने थे, जिसे क्या करने थे, ड्रॉप आउट रेट्स जो थे वो कम करने थे, तो मॉनिटरिंग से पता चला कि कितने स्कूल्स खुले, कितने टीचर्स रिक्रूट हुए। इवैल्यूएशन से क्या पता चलेगा, क्या ड्रॉप आउट रेट सच में हुआ, अगर नहीं तो पॉलिसी मॉडिफाई करनी पड़ेगी, पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। ये कब पता चलता है, ये हमें पता चलता है इवैल्यूएशन से, ना कि मॉनिटरिंग से। मॉनिटरिंग तो ऑन गोइंग प्रोसेस है ना भाई, प्रोसेस चल रहा है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो। इवैल्यूएशन तो लास्ट में किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर, राइट। तो यही है, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए जब भी हम नीति का मूल्यांकन करते हैं तो हमारे सामने बाधाएं भी आएगी, पॉलिसी में कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी होंगे, बाधाएं होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्रोग्राम का इवैल्यूएशन करना एक डिफ़िकल्ट और बड़ा ही जटिल काम है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत हार्ड है ये प्रक्रिया। इसमें जो है गोल्स को क्लियरली डिफाइंड करना, उनके अचीवमेंट्स को मेज़र करना और इम्प्रूवमेंट के सजेशंस देना शामिल होता है। लेकिन इवैल्यूएशन प्रोसेस का कोई प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स फेस करना, लेकिन जो इवैल्यूएशन जो प्रोसेस हो रहा होता है ना आपका, उसमें जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो चैलेंजेस होते हैं, वो फेस करना पड़ता है भाई इवैल्यूएशन को। इसका मतलब इवैल्यूएशन को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ईजी लैंग्वेज में मुख्य बाधाएं क्या क्या आती हैं, अनक्लियर गोल्स होते हैं। देखिए बहुत ही अनक्लियर गोल है, आपके गोल ही एकदम क्लियर नहीं है, उद्देश्य ही एकदम धुंधले हैं। अगर पॉलिसी के गोल्स क्लियर नहीं हैं या मेजरेबल फॉर्म में लिखे नहीं गए हैं, जो प्राप्त करना सही है, मेजरेबल है, तो उनके अचीवमेंट को मेज़र करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो अपने अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर गोल्स को अपने हिसाब से समझ लेते हैं, जो होता है मन में वो कर देते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, इससे कन्फ्यूज़न बढ़ेगा और बहुत कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। फिर आता है डिफ़िकल्टी इन मेज़रमेंट, मापने में भी एक डिफ़िकल्टी है। पब्लिक सेक्टर के प्रोग्राम्स के रिजल्ट को एक्यूरेटली मेज़र करना बहुत टफ होता है। एजुकेशन पॉलिसी का शॉर्ट टर्म गोल अगर रीडिंग राइटिंग इम्प्रूव करना है, पर लॉन्ग टर्म गोल लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, जिसे मेज़र करना मुश्किल है। शॉर्ट टर्म वाले तो हम कर देंगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों को मेज़र करना बड़ा ही हार्ड है। इफ़ेक्ट ऑन अदर प्रोग्राम्स पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, कभी कभी एक प्रोग्राम का इवैल्यूएशन दूसरे प्रोग्राम्स के इफ़ेक्ट के साथ मिक्स हो जाता है। हेल्थ प्रोग्राम के इफ़ेक्ट को अलग करना मुश्किल हो जाता है अगर साथ में न्यूट्रिशन और एजुकेशन प्रोग्राम भी चल रहे हों।
तो हम अलग अलग नहीं कर पाते कौन सा किस एरिया का है, मिक्सअप हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या होता है, इफ़ेक्ट पड़ता है दूसरे प्रोग्राम्स के ऊपर भी। टारगेट पॉपुलेशन प्रॉब्लम आती है इसमें, लक्षित जनसंख्या की समस्या, यानी कि कभी डेटा अवेलेबल नहीं होता या सही फॉर्म में नहीं मिलता हमें, पॉलिसी का बेनिफिट किस तक पहुंचना चाहिए वास्तव में यही पता नहीं चलता है, पर टारगेट ग्रुप को मिला ये क्लियर नहीं होता है ना कि क्या मिला या नहीं मिला ऐसा। एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इशू आ जाते हैं, रूरल प्रोग्राम्स में लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंचती, जटिल प्रोसेस प्रोसीजर्स और पेपर वर्क लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर देते हैं। कभी कभी बेनिफिट्स उन लोगों को मिल जाते हैं जिनको ज़रूरत कम होती है, और जिनको ज़रूरत होती है, नीडी होते हैं जो लोग, उन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, ऐसे केसेस में प्रोग्राम जो है बहुत ही लिमिटेड सक्सेस प्राप्त कर पाएगा, और इवैल्यूएशन जो आपका मूल्यांकन है वो मिसलीडिंग हो सकता है पूरा का पूरा, राइट। अब प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग क्या होती है वो समझते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग? पॉलिसी प्रोसेस का फाइनल स्टेज है, ये एकदम लास्ट होता है जहां हम इवेल्युएट करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ। इम्प्लीमेंटेशन लागू तो कर दिया आपने, उसके बाद क्या हुआ, राइट। कभी पॉलिसी इवेल्युएशन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट में जो फेज है जाता है, क्योंकि नेगेटिव इवेल्युएशंस पॉलिसी टर्मिनेट भी हो सकता है ना, नेगेटिव अगर पॉलिसी है तो पॉलिसी बाद में ख़त्म भी की जा सकती है। इसीलिए नीड फॉर प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग का मतलब है पॉलिसी इवेल्युएशन के लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क और क्लैरिटी बनाना। इसमें चाहिए एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंटिन्यूस फीडबैक आपको मिलना चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्सेज चाहिए, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति भी मायने रखती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद पॉलिसी मेकिंग ख़त्म नहीं होती है, ये सर्कल चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब हमने ऊपर डायग्राम पढ़ा था ना, हमने देखा था ये ऐसे सर्कल चल रहा है, पूरा एकदम साइक्लिक प्रोसेस है, राइट। ये नए तरीके से इवेल्युएशन और इम्प्रूवमेंट करते रहता है, इसीलिए स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है, फ्रेमवर्क तैयार करके देता है। तो यहाँ हमने पूरे जो पॉलिसी की साइकिल है उसका अप्रोच को डिटेल में समझा है इस वीडियो के अंदर। अब हम लिमिटेशन की बात करते हैं जो पॉलिसी एनालिसिस पर होती है। देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो पॉलिसी एनालिसिस एक यूज़फुल टूल है, लेकिन इसे कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लिमिटेशंस भी होती हैं। भाई, इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, जो एक कहते हैं ना बाउंड्री हैं, वो भी होती है, जो कि थ्योरेटिकल लिमिटेशन भी है, यानी हर सोशल प्रॉब्लम का परफेक्ट सोल्यूशन नहीं दे सकता। मेन लिमिटेशन क्या क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर, अनिश्चित भविष्य है इसका, फ्यूचर बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज़ के एग्जैक्ट सोल्यूशंस मिलना मुश्किल है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, संचार की समस्याएं हैं। पॉलिसी एनालिसिस कभी इतनी टेक्निकल और लेंदी होती हैं कि उन्हें पॉलिसी मेकर्स समझ नहीं पाते। इससे वो रिपोर्ट्स डस्ट गैदर कर लेती है, मतलब डस्ट गैदरिंग कर लेती है इससे वो। फिर क्या होता है? सब्जेक्टिविटी इन इंटरप्रिटेशन, व्याख्या में पक्षपात होते जाता है। मतलब जो अलग रिसर्चर्स रिजल्ट को अपने पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करते हैं, भाई मेरा मानना ये मेरा है, इससे डिफ़िकल्ट कंक्लूजन्स निकलते हैं, एक फाइनल उस पर नहीं पहुंच पाते, वैल्यू कन्फ्लिक्ट हो जाती हैं इसके अंदर। जब सोसाइटी में कंसेंसस नहीं होता ना, एक दूसरे के प्रति कंसेंट नहीं होता, तो क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एनालिसिस भी लिमिटेड हो जाता है। पॉलिसी एनालिसिस वैल्यूज़ के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकता, बस उनके बेसिस पर एडवाइस दे सकता है। गवर्नमेंट की लिमिटेशन देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। गवर्नमेंट हर सोशल प्रॉब्लम सही इकोनॉमिक फैक्टर से यूज़ नहीं करता है, सॉल्व नहीं करता। पॉपुलेशन आ गया, कल्चर आ गया, रिलीजन आ गया, इकोनॉमिक जैसे फैक्टर उसकी कंट्रोल में नहीं होते हैं, राइट। रिसर्च डिज़ाइन प्रॉब्लम आती है, अनुसंधान की सीमाएं, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स पॉसिबल नहीं होते। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। देखिए, आप स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती एक स्कूल भेजकर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते उनके ऊपर, पक्षपात बहुत होता है इसमें, लिमिटेशन देख रहे हैं पॉलिसीज़ में। तो पॉलिसी रिसर्चर्स अक्सर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं,
जो प्रशासक होते हैं वो जो अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुल दिखाना चाहते हैं, बस वो बस कहते हैं कि हमारा जो है प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुल है। तो डेटा और प्रोफेशनल लिमिटेशंस भी आती हैं, राइट। इसमें क्या होता है, रिलायबल डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है, जो वास्तव में रिलायबल हो वो मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है। सोशल साइंटिस्ट कभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सिंपल एक्सप्लेनेशंस दे देते हैं। जटिल भाषा भी पॉलिसी मेकर्स के लिए समझना टफ बना देती हैं। पॉलिसी मेकर्स के लिए समझाना, कोई भी अगर आपकी कुछ है आपको समझाना है तो भाई जटिल भाषा कौन समझेगा, आम आदमी, ये सब। लेकिन डिस्पाइट लिमिटेशन हमने देखा फिर भी पॉलिसी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पॉलिसी मेकर्स को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देता है। ये हेल्प करता है करेक्ट क्वेश्चंस पूछने और बेटर डिसीजन लेने में। रॉबर्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, रॉबर्ट लाइनबेरी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, इन्फॉर्मेशन इज़ बेटर देन नो इन्फॉर्मेशन एंड राइट क्वेश्चंस आर बेटर देन नन। यानी चाहे पॉलिसी एनालिसिस में ये सब प्रॉब्लम सॉल्व ना करे सारी की सारी, फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है भाई। पॉलिसी मेकिंग को साइंटिफिक, लॉजिकल और इन्फॉर्म्ड बनाता है ये चीज़, एनालिसिस करना उसका। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी। इसी के साथ आज हमने ये कंक्लूज़न में बस नॉर्मल जो हमने पढ़ा वही कंक्लूड करके दिया हुआ है, और ये चैप्टर यूनिट जो 2 है यूनिट, वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली पूरी की पूरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट यूनिट में हम यूनिट 3 करने की ट्राई करेंगे।